इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के लिए भारत से रवाना हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद यूएई पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के केवल कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक संकट के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदार की वानगी भी इस यात्रा के जरिए नजर आने वाली है। पीएम मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक जैसे क्षेत्रों में और अधिक मजबूती की उम्मीद है, जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले 3 घंटे तक लगातार हम आपको अपडेट देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा से जुड़े। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकुल हैं। शुक्रिया ऋतु। और खासतौर से भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच पीएम मोदी की ये जो यात्रा है, ये कितनी अहम होने जा रही है, ये बताएंगे आपको। और साथ ही आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान और हमारे संवाददाता भी पीएम मोदी की इस यात्रा की हर एक अपडेट आपके साथ हम साझा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात समेत 5 देशों की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं। ये यात्रा 15 से 20 मई तक चलेगी, जिसमें यूएई के बाद नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी शामिल हैं। तो पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं और आपको बता दें, 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना होते समय भी आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में पीएम के काफिले में सिर्फ 2 ही जो गाड़ियां हैं वो नजर आई हैं। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे और बातचीत के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने पर भी बातचीत होगी। यूएई भारत का पहला साझेदार देश है जिसने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़ा समझौता किया है। और किस तरीके से जब हम ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं, उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर हैं। यात्रा का पहला पड़ाव यूएई है। वहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत यूएई संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर चर्चा की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव यूएई में होगा, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सहयोग, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and of course, people-to-people connect. भारत यूएई के संबंधों को देखा जाए तो यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। भारत में निवेश का 7वां सबसे बड़ा स्रोत यूएई है। यूएई में 45 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच गया। 2017 में संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया। फरवरी 2024 में द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 18 फरवरी 2022 को व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर भारत यूएई समझौता ज्ञापन हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट अवसर होगा जब प्रधानमंत्री जी स्वयं एक रूबरू मिलकर हिज़ हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ पूरी परिस्थिति के बारे में विचार आदान प्रदान करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी एक अवसर होगा जब दोनों ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो उन्होंने खुद बनाई है, सवारी है, तो उसके ऊपर उसको कैसे और डीपन किया जा सकता है, उसको कैसे नए आयाम उसके साथ जोड़े जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा न केवल दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को गति देगी, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की विस्तारित राजनयिक भूमिका को भी मजबूत करेगी। भारत लगातार संतुलित कूटनीति की नीति की ओर आगे बढ़ रहा है। एक ओर तो भारत ने
मानवीय सहायता और शांति की अपील पर जोर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया के प्रमुख देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का यह दौरा इसी रणनीति को और मजबूत करेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, यूएई। तो संयुक्त अरब अमीरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत यूएई मित्रता और दीर्घकालिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं और यूएई के नेतृत्व और जनता के लिए एक अनमोल रत्न के समान है। अल हाशमी ने कहा है कि इस वर्ष दोनों देशों के बीच हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने भारत का दौरा किया था, जिसके बाद फरवरी में क्राउन प्रिंस ने एआई इम्पैक्ट समिट में भी भाग लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की थी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के पदभार संभालने के बाद से दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच नियमित मुलाकातों का सिलसिला जारी है और दोनों नेता वर्ष में कई बार एक दूसरे से मिलते रहे हैं। और भारत यूएई संबंधों में प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम होने जा रही है। उसके कारण कई हैं। कारण वैश्विक उथल पुथल भी है। जिस तरह से वेस्ट एशिया का तनाव है, उस तनाव ने जो संकट एक तरह से तमाम देशों के सामने पैदा किया है, उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री की यूएई ये यात्रा बेहद अहम हो गई है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। राजदूत मंजू सेठ, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, उपाध्यक्ष ORF, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। पहले मंजू जी, आप ही का रुख करेंगे। और प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा 4 यूरोपीय देशों के साथ हो रही है। 4 घंटे का प्रवास है। ये प्रवास के लिहाज से अगर पूछे तो ये बहुत लंबी यात्रा नहीं रही है, लेकिन परिस्थितियों के लिहाज से, टाइमिंग के लिहाज से अगर बात करें तो ये यात्रा बेहद अहम होने जा रही है। किस तरह से आप इस यात्रा के महत्व को देखती हैं? जैसे आपने कहा, शॉर्ट विजिट है बट बहुत महत्वपूर्ण है। और इस विजिट से हम एक क्लियर एक इंडिकेशन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी के जो वैश्विक इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट जो हुआ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यूएई के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए, LNG एंड LPG और क्रूड के लिए भी, और इसलिए हमें इनके साथ जो एग्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं जो साइन होंगे प्राइम मिनिस्टर के विजिट के दौरान, उसमें बिल्कुल ये बहुत एक अहम चीज़ है, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑलरेडी इस वक्त रिजर्व्स हैं हमारे पास, है हमारा, लेकिन इस पे इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट का बहुत चांस है, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है वेस्ट एशिया की, उसमें अभी थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम है, लेकिन है भी नहीं और वो चलता जा रहा है क्राइसिस। तो जब तक वेस्ट एशिया में शांति नहीं आती है और नॉर्मल कार्गो मूवमेंट और एनर्जी मूवमेंट होगा, तब तक इट इज बहुत मुश्किल परिस्थिति है और सब इंडिया के लिए खासकर आगे चल के एक चैलेंज है कि कैसे हम इसको डील करेंगे, क्योंकि हमारे जो एनर्जी नीड्स हैं 90% हम बाहर से लाते हैं, 90-95% आई थिंक। तो बहुत जरूरी है कि हम इसको सिक्योर करें और प्रधानमंत्री जी को सिक्योर करने के लिए उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इसको हम मान सकते हैं यहाँ पर मंजू जी। और खासतौर से हर्षवर्धन जी, आपसे भी समझना चाहूँगा, लेकिन अब ये जो महत्वपूर्ण साझेदारी की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्योंकि जब हम PM मोदी के कार्यकाल की अगर बात करें, इस कार्यकाल में किस तरीके से जो साझेदारी है और मजबूत होती नजर आई है, और इस कदर ये मजबूत हुई है कि अब समाधान जो है वो हमें यहाँ नजर आते हैं। जी मुकुल, ये जो पिछले हमने 1 दशक से जो ज़्यादा का टाइम फ्रेम है, 10-12 साल, उसमें खासकर हमने जो प्रधानमंत्री की या सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स देखे, वो मिडल ईस्ट में वेस्ट एशिया में बहुत प्रभावी तरीके से दिखाई दिए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पर एक बड़ी पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी, वहाँ की लीडरशिप को एंगेज करना, उसको और लगातार एंगेज करना, तो शीर्ष नेतृत्व लगातार मिलता रहा है भारत और यूएई का। और उसने न सिर्फ जो हमारा बायलैटरल एंगेजमेंट है
उसको आगे बढ़ाया है, पर एक तरह से भारत और यूएई ने पूरे मिडल ईस्ट को और उसके फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है कि दोनों किस तरह से एंकर कर सकें एक रीजनल स्टेबिलिटी को। और उस रीजनल स्टेबिलिटी में आज व्यवधान है, उसमें समस्या आ रही है, क्राइसिस है, युद्ध चल रहा है। और उस युद्ध के चलते जैसा एम्बेसडर सेठ ने कहा कि वहां पर एनर्जी क्राइसिस का जो वहां से की शुरुआत जो हुई है वो पूरी दुनिया में फैल रही है और उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर भी होगा। तो मुझे लगता है जो एफर्ट डाला गया है भारत की तरफ से इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, उसका एक नमूना ये है कि हम अब दोनों ही देश, दोनों का शीर्ष नेतृत्व ये इस तरह की मुलाकातें कर सकता है जहां पर आप छोटी मुलाकात हो लेकिन सब्सटेंटिव मुलाकात हो। जब यूएई के लीडर इंडिया आए थे तभी वो छोटी विजिट थी, कुछ ही घंटों की विजिट थी, लेकिन उसमें अगर आप देखें उसका जो परिणाम था वो बहुत बड़ा था। तो इसी तरह से अगर भारत के प्रधानमंत्री वहां छोटी विजिट के लिए जा रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बायलैटरल तो होगा ही, द्विपक्षीय तो होगा ही, लेकिन मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट रीजनल सिक्योरिटी और एनर्जी फ्रेमवर्क्स हैं उसके तहत भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो मुझे लगता है उस संदर्भ में भारत और यूएई के रिश्ते को आज देखना चाहिए कि सिर्फ एक द्विपक्षीय वार्ता नहीं है बल्कि द्विपक्षीय वार्ता का पूरे क्षेत्र में क्या इम्पैक्ट होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। हर्षवर्धन जी, ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें यूएई के साथ संबंध 1970 के दशक से हैं, लेकिन पिछले 10 साल में अगर हम बात करें तो ऊर्जा के क्षेत्र के साथ ही तमाम नए क्षेत्र जुड़े दोनों देशों के संबंधों में। ऊर्जा क्षेत्र मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के लिहाज से बेहद अहम होने जा रहा है और भारत के पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं उसमें भी यूएई पहला देश है जिसने एक बड़ा निवेश किया है। ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं यूएई का पोस्ट ओपेक पिवट भी भारत के साथ संबंधों में क्या बड़े परिवर्तन आ सकते हैं? देखिए, भारत के साथ बड़े परिवर्तन हमको कुछ समय से दिखाई दे रहे हैं कि भारत एक जिसका आपने जिक्र किया 1970 से जो संबंध थे वो एक ढर्रे पर चल रहे थे कि हम तेल के आयात निर्यात की बात करते थे, कुछ हमारे जो एक्सपैट लेबर है उसकी बात करते थे, लेकिन वो जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था वो एक सामरिक संबंधों में कन्वर्ट हो गया है। उसमें अगर आप देखें तो आज जब भारत और यूएई की लीडरशिप साथ बैठकर बात करती है तो सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी की तो बात जिसका हमने जिक्र किया अभी तो होगी क्योंकि ऐसे हालात बने हुए हैं, लेकिन ये संबंधों ने एक बड़ा इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत बदल गया है। उसमें डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हाई एंड टैलेंट मोबिलिटी है उसकी बात हम आज करते हैं। तो कहीं पर जो जिस संदर्भ में भारत और यूएई के संबंधों को आज समझना चाहिए वो ये है कि सिर्फ हम एनर्जी की बात नहीं करेंगे, एनर्जी की बात तो करेंगे आज के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन एनर्जी से बहुत बड़ा ये रिलेशनशिप हो गया है। और यूएई के लिए भी जो यूएई अपने एक नए विजन को लेकर आगे बढ़ा है उसमें उसने भारत के ऊपर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेट की है कि भारत के ऊपर, भारत के साथ काम करने में एक लॉन्ग टर्म उसको फायदा दिख रहा है और भारत को भी यूएई को अपना एंकर मिडिल ईस्ट में बनाने पर, एक गेटवे टू मिडिल ईस्ट, गेटवे टू द गल्फ, इस तरह से भारत मिडिल ईस्ट यूएई को देखता है। तो मुझे लगता है ये जो रिलेशनशिप है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है और इसीलिए इस तरह की विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार हो रही हैं और एक तरह से शीर्ष नेतृत्व जब लगातार मिलता है तो उसका इम्पैक्ट संबंधों पर के डायनामिज्म पर पड़ता है। जी, मंजू जी, आप और प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कि किस तरह से भारत और यूएई आर्थिक साझेदारी बढ़ रही है और नए जो क्षेत्र जुड़े हैं उन्होंने किस तरह से नए एक तरह से एक परिभाषा दी है दोनों देशों के संबंधों को। मुकुल हमें इस पर विस्तार से थोड़ा समझाएंगे। जी बिल्कुल, जब हम दोनों देशों की बात कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो संबंध हैं वो और बेहतर होते हुए नजर आते हैं, ना सिर्फ जब 1970 की जब हम बात करते थे, लेकिन जब अब की बात करते हैं, आज के समय की बात करते हैं तो काफ़ी बदलाव उसमें नज़र आता है। और ख़ासतौर से जब हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं वहाँ पर जो भारत की नीतियाँ रही हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। और ख़ासतौर से मंजू सेठ जी, अगर देखा जाए जब हम भारत की कूटनीति की बात करते हैं, जैसा अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि एक भरोसा जो है वो हमने कायम किया और उसी वजह से लगातार जो साझेदार देश हैं उनकी संख्या हमारे साथ बढ़ती नज़र आती है। किस तरीके से आप देखती हैं जब भारत की विदेश नीति की हम बात कर रहे हैं, कूटनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भरोसा जो है वो सबसे ऊपर यहाँ पर नजर आता है? बिल्कुल, एक स्पेशल रिलेशनशिप बन गया है दोनों देशों के बीच में। और जैसे हमने देखा उनके प्रेसिडेंट भी आए थे जनवरी में, क्राउन प्रिंस आए थे फरवरी में और अब हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं कि ये बहुत स्पेशल रिलेशनशिप बन गया दोनों देशों में।
और साथ में हम देखें कि हमारी जो बहुत एक बड़ा डायस्पोरा है वहाँ, और जो स्किल्ड वर्कर्स भी हैं वहाँ पे, उनकी भी एक थोड़ी कंट्रीब्यूशन रहती है इस को और स्ट्रेंथन करने में, इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में। और बिल्कुल एक ये जो हमने ट्रेड की भी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उसको डबल किया जाए बाय 32 to 200 बिलियन डॉलर्स, तो ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल पे है ऑलरेडी ट्रेड, लेकिन उसको और बढ़ावा दिया जाएगा। और न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इंक्लूडिंग एआई और कंप्यूटिंग। बिल्कुल मंजू जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। आपको बता दें, हमारे संवाददाता शुभेंदु ने ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागची, उनसे बात की है। आइए क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनते हैं। We are at the BRICS Foreign Ministers meet in New Delhi. I have with me the Foreign Minister of Iran, Mr. Abbas Araghchi. Welcome to DD India, sir. First, your key takeaways of the BRICS congregation meeting so far. Well, thank you so much. First of all, I have to appreciate the Indian government for very warm hospitality extended to me and my delegation and to all delegations, and also for the very good and excellent arrangements for this ministerial meeting of BRICS and for the success of this meeting. I think it was one of the best, ministerial foreign ministers meeting of BRICS. We had several meetings and we discussed about different important topics which are related to BRICS purposes and principles. And I had the opportunity to express the position of my country, Islamic Republic of Iran, especially after this war of aggression which was imposed on us by the United States and Israel. And we very much appreciate the BRICS position in condemnation of that aggression, which is against the basic principles of international law and the United Nations Charter. So we saw how the conflict in West Asia dominated the discussions at the BRICS meeting. What is the road ahead, if you can give us a sense of that? Well, the road ahead for BRICS is to continue working on its principles and the road that we have started to go together. And for the West Asia, I think the best way is to go for diplomacy. There is no military solution. And I think the United States should understand the point. They have tested us at least twice, and they have come to the point that there is no military solution. They cannot achieve any of their goals through diplomacy, through military. But if they try diplomacy, that is something else. We have already started engaging, but there are lots of problems in the way. The most important problem is the contradictory messages we receive from Americans through their comments and interviews and whatever. And sir, just one final question. The disruptions in the Strait of Hormuz is creating a lot of pressure in global supply chains, energy supply chains, including for friendly countries like India. How do you respond to that? But this is not our fault. We didn't start this war. We are only defending ourselves. And I think we have every right for self-defense. Strait of Hormuz, as far as we are concerned, is not closed, especially for friendly countries. It's only closed for our enemies. But friendly countries, vessels belongs to all other countries, are only asked to coordinate their passage with our military in order to avoid any obstacle in the way, or to ensure safe passage. And this is what we are doing. In the past several days, many vessels have gone through that strait with the help of our naval forces, and that will continue. The only way is to end this war of aggression altogether, and then we will make sure that safe passage would be guaranteed for each and every vessel. Minister, thank you for speaking with DD India. That was Foreign Minister of Iran, Abbas Araghchi, giving his perspective on the outcome of the BRICS congregation of foreign ministers, and also his perspective on the developments in the West Asia conflict. With camera person Sanjeev, Shubhendu Ghosh for DD India in New Delhi.
तो हमारे दोनों मेहमानों ने भी देखा कि हमारे संवाददाता शुभेंदु ने एक विशेष बातचीत की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से और उन सवालों को रखा जो सवाल लगातार भारत और तमाम अन्य देशों को एक तरह से इस समय संकट के दौर में परेशान भी कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जिस तरह से नाकेबंदी ईरान और अमेरिका की है उसके चलते भारत ही नहीं कई ऐसे देशों पर एक बड़ा असर पड़ रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, हर्षवर्धन पंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन पंत, ये एक ऐसा मौका, टाइमिंग की सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा मौका जब ब्रिक्स के विदेश मंत्री भारत की धरती पर मौजूद हैं और अभी आपने सुना कि किस तरह से विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अराक्ची ने बहुत साफ कहा कि डिप्लोमेसी से ही चीजें, कूटनीति से ही चीजें हल होंगी, युद्ध से नहीं चीजें हल होने जा रही हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं। एक ऐसे मौके पर अब्बास अराक्ची का ये कहना और प्रधानमंत्री का यूएई में होना, यूएई वो देश जिस पे ईरान ने सबसे ज्यादा एक तरह से हमले किए हैं और हर हमले के बाद प्रधानमंत्री ने यूएई के साथ इस बात को रखा कि युद्ध के जरिए चीजें नहीं हो सकती हैं, मानव हानि किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देख रहे हैं अब प्रधानमंत्री की इस यात्रा को? देखिए, ये यात्रा जैसा आपने कहा एक बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट पर है और भारत ही एक ऐसा देश है जो मुझे लगता है इस तरह की बैलेंसिंग जिस तरह के भू राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं दुनिया में उसमें कर सकता है कि एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री भारत में आकर ये कहें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो मित्र देशों के लिए खुला हुआ है, जैसा उन्होंने अभी कहा, और उसमें वो भारत को भी शामिल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री यूएई में जा रहे हैं और प्रधानमंत्री का मैसेज बिल्कुल साफ रहा है हमेशा से कि जैसा आपने जिक्र किया, जब भी यूएई पर अटैक हुआ है प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात को रखा है कि इस तरह के अटैक्स होने नहीं चाहिए और युद्ध से समाधान नहीं निकलेगा, डिप्लोमेसी से निकलेगा। और किसी तरह की हानि, लॉस ऑफ लाइफ की जब उन्होंने बात करी तो वो भी उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से भारत ने अपना मत रखा हुआ है। तो मुझे लगता है ये जो जिसको हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी मिडिल ईस्ट में कहते रहे हैं जी, वो ऑपरेशनल तरीके से दिख रही है भारत की कि हम ब्रिक्स की गैदरिंग को होस्ट कर रहे हैं जहां पर ईरान के विदेश मंत्री अपनी बात रख पा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री यूएई जाकर भारत में जो संकट आया है उससे यूएई किस तरह से जुड़ सकता है और यूएई में जो संकट आया है उससे भारत किस तरह से जुड़ सकता है, ये बात करने में सक्षम है। तो ये मुझे लगता है भारत की डिप्लोमेटिक कूटनीतिक एक सूझबूझ का नतीजा है कि हम इस तरह से बैलेंस दोनों संबंधों को अभी तक कर पा रहे हैं। और कोई आपको देश ऐसा मिलेगा नहीं इस समय जिसके पास इतनी कैपिटल होगी दोनों एक्सेस की तरफ। तो मुझे लगता है इसमें भारत का रोल मिडिल ईस्ट में जिस तरह से रोल प्ले किया है भारत ने पिछले कुछ सालों में वो दिख रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की खुद की जो एक एंगेजमेंट रही है लीडर्स के साथ उसका भी नतीजा हमको इसमें नजर आता है। जी बिल्कुल, यानी बातचीत के जरिए किस तरीके से हर समाधान जो है संभव है, जो हम कहते हैं वो होता हुआ नजर आ रहा है। हर एक मंच पर भारत की जो भूमिका है बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस यात्रा के जरिए भी हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि और वैश्विक स्तर पर भारत की जो भूमिका है, उसका जो योगदान है वैश्विक विकास में, मानव कल्याण में और बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री यूएई पहुंचेंगे। ये पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का है। भारत और यूएई के संबंध कई दशकों पुराने हैं और हम ये कह सकते हैं कि भारत की विकास यात्रा में यूएई का एक अहम रोल है। और पिछले कुछ सालों में भी, अगर पिछले 10 सालों की हम बात करें तो जिस तरह से संबंधों ने नए मोड़ लिए हैं, यानी शुरुआत संबंधों की ऊर्जा क्षेत्र से हुई, लेकिन ऊर्जा के साथ साथ जिस तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी, हरित ऊर्जा को लेकर और तमाम अन्य क्षेत्रों में बढ़ा है, उसको आपको समझाते हैं और रुक करेंगे सीधे अपने साथी मुकुल का।
जी बिल्कुल ऋतु, देखिए अगर साल दर साल हम इन संबंधों को देखें, एक टाइमलाइन जो है वो आपको हम यहाँ बता देते हैं किस तरीके से 2015 से लेकर आज वर्तमान में 2026 तक की अगर बात की जाए, क्या कुछ एक खास जो टाइमलाइन है वो निकलती हुई नजर आती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2015 की, तो 34 वर्षों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा हुई थी यूएई की। 34 वर्षों बाद की देखिए यात्रा थी, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 2015 की अगर बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो दर्जा है वो यहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से मिला था, और वहीं से एक महत्वपूर्ण साझेदारी जो है और मजबूत होती हुई हमें नजर आई थी। इसके साथ साथ 2017 की अगर बात करें तो क्राउन प्रिंस जो है भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर हमारे देश में आए थे और मुख्य अतिथि बने थे गणतंत्र दिवस समारोह के। तो उसके जरिए हमने बताया कि कैसे जो डिप्लोमेसी है वो नजर आती है। 2017 में ही अगर हम बात करते हैं तो रक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और साइबर सुरक्षा पर अहम समझौते जो हैं वो दोनों देशों के बीच होते हुए यहाँ नजर आए थे कि कैसे एक रणनीतिक साझेदारी जो है अलग अलग क्षेत्रों में विकास के लिए काम करती हुई नजर आ सकती है, और ये तमाम वो अहम क्षेत्र थे। 2018 की अगर बात की जाए तो भारत के मंगलुरु रणनीतिक तेल भंडार में भी निवेश किया गया। आपको बता दें अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की अगर बात की जाए उसके द्वारा ये निवेश जो है किया गया था, जो कि आज के समय में बहुत ही उपयोगी भी साबित हो रहा है। लगातार और भी कई जगह निवेश हमने देखा है। 2019 की अगर बात हम करते हैं तो पीएम मोदी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ ज़ैद से यहाँ सम्मानित किया गया था। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये जो कि प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से ये साझेदारी और बेहतर हुई। 2019 की अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स निवेश में वृद्धि हुई। एक बड़ा निवेश हम देख सकते हैं किस तरीके से यूएई का रहा है देश में, और उसी वजह से विकास को रफ्तार मिलती हुई नजर आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, लॉजिस्टिक्स की बात की जाए, साथ ही 2020 की अगर हम बात करें, कोविड काल था उस वक्त। कोविड काल में मेडिकल सप्लाई और प्रवासी भारतीय सहयोग जो है वो भी हमने देखा था किस तरीके से होता हुआ नजर आया था। यानी भारत जो है लगातार अपने स्तर पर हम कह सकते हैं कि एक जो अपना साथ है निभाया उसने। साथ ही यूएई की तरफ से भी हमने देखा किस तरीके से परस्पर सहयोग जो है वो दिया गया। 2021 की अगर देखिए बात की जाए तो खाद्य सुरक्षा और कृषि निवेश साझेदारी जो है वो और मजबूत होती हुई यहाँ नजर आई थी, क्योंकि ये बहुत अहम हो जाती है। और जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो ना सिर्फ खाद्य सुरक्षा बल्कि उसके साथ साथ कृषि क्षेत्र किस तरीके से उसकी हम बेहतरी और कर सकते हैं। वहीं 2022 की अगर बात की जाए, एक महत्वपूर्ण पड़ाव था 2022। आपको बता दें भारत यूएई सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो लागू हुआ था। इसके चलते बड़े फायदे जो हैं दोनों देशों में हमने देखा किस तरीके से हुए। और जब विकास के चालक की हम बात करते हैं यानी डेवलपमेंट को जब हमें रफ्तार देनी है, स्पीड वो कैसे आएगी, इस तरह के जो अहम समझौते हैं उनके जरिए हम देखते हैं किस तरीके से स्पीड हमें मिलती है विकास को। 2022 की भी अगर बात की जाए तो ITU समूह यानी जिसमें भारत, यूएई, इजराइल, अमेरिका में सहयोग शुरू हुआ। और ये जो देश हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं, निर्भरता नहीं है लेकिन कैसे एक परस्पर सहयोग जो है वो निकलता हुआ नजर आता था। भारत की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, इजराइल, अमेरिका, यानी अलग अलग स्रोत जो हैं, जो संसाधन इनके पास हैं, इन चारों देशों के पास हैं, उसके जरिए कैसे हम विकास की मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं। 2023 की अगर बात करें तो स्थानीय मुद्रा जो है हमारी रुपया और साथ ही यूएई की बात की जाए दिरहम, उसमें व्यापार समझौता हुआ था कि कैसे यहाँ पे जो मुद्राएं हैं इनका उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही हमारे जो यूपीआई है, डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं वो भी वहाँ पर हम देख सकते हैं यूएई में किस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है, कैसे उसको बढ़ावा दिया गया। 2023 में ही आपको बता दें COP28 में भारत यूएई हरित ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया गया, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। यानी कैसे जब हम ग्रीन एनर्जी की आज के समय में बात करते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है, और भारत यूएई दोनों इस पर भी हम कह सकते हैं एक मत नजर आए थे यहाँ पर। 2024 की अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें AI, सेमीकंडक्टर और हाईटेक क्षेत्रों में साझेदारी का विस्तार हुआ, और इसी में इन क्षेत्रों में जो निवेश है वो हमने देखा किस तरीके से बड़े पैमाने पर नजर आया। इसके साथ साथ भारत की तरफ से अगर हम बात करते हैं वर्कफोर्स की, वो हमें बड़ा नजर आता है। 2024 की अगर बात की जाए, एक और महत्वपूर्ण पड़ाव हमने यहाँ पर देखा जब भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है यानी AMEC की अगर बात की जाए, इस पर सहयोग जो है आगे बढ़ता हुआ नजर आया। ये काफी महत्वपूर्ण था कि कैसे जो विकास है वो सीमित नहीं रहेगा, कैसे जो हमारी गल्फ कंट्रीज है, खाड़ी देश है, उसके साथ साथ दूसरे देशों तक हम विकास को बढ़ाना चाहते थे। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं, ये तमाम देशों के लिए था जो कि IMEC से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। 2025 की भी अगर बात की जाए, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी को मजबूत करने के लिए हमने देखा किस तरीके से इस पर काम किया गया, समझौते हुए। रिन्यूएबल एनर्जी और जब ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं यानी वैकल्पिक स्रोतों को जब हम देखते हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से जब ऊर्जा संकट हमारे सामने होता है तो कैसे हम उसको अपनी ऊर्जा को और सुरक्षित कर सकते हैं। 2026 की अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा के साथ टेक्नोलॉजी, रक्षा और वैश्विक रणनीतिक साझेदार जो है वो हमने देखा किस तरीके से भारत और यूएई जो हैं बनते नजर आए थे। तो ये
आपको टाइमलाइन हमने बताई कि कैसे साल दर साल दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और प्रगाढ़ होते हुए नजर आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा था कि कैसे दोनों देशों का साथ जो है, परस्पर सहयोग जो है, वो इसलिए भी है कि दोनों देशों में शांति सुरक्षा जो है वो भी स्थापित कर सकें। उसके लिए भी कुछ नए हमने देखा था जो अहम आयाम थे, उस तरफ जो बातचीत है आगे बढ़ती नजर आई थी। लेकिन अब जो ये यात्रा है इसमें क्या कुछ खास निकल कर आएगा, इसके अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। और यहां पर आइए एक बार फिर वापस रुक कर लेते हैं ऋतु का। हमारे साथ हर्षवर्धन जी और मंजू जी बनी हुई हैं। मंजू जी, हमने देखा कि पिछले 10 सालों में जिस तरह के एक बड़े परिवर्तन दिखाई दिए हैं भारत और यूएई के संबंधों में, एक ऐसा संकट का समय जो इस समय पूरे विश्व पे है, ऐसे में भारत और यूएई की साझेदारी क्या सिर्फ दो देशों तक ही अब ये साझेदारी सीमित रहेगी, यानी कि इन दोनों देशों के संबंध किस तरह से इस वैश्विक संकट में नई उम्मीद भी साबित हो सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस वक्त जो इतना उथल पुथल हो रहा है पूरे वेस्ट एशिया में और कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि कहीं भी आगे रास्ता क्या है, उसमें आई थिंक यूएई और भारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। जैसे आपने भी बताया, आईमेक के थ्रू, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, ग्रीन एनर्जी के, ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू, सारी जो कोलैबोरेशन और जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं आपस में साझेदारी करने के, बढ़ाने के लिए, ये सब बहुत एक अहम रोल प्ले करेंगे, नॉट ओनली हम बायलैटरल रिलेशंस में बट पूरे एरिया में और विश्व में भी, क्योंकि ये बहुत एरियाज जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं पूरी दुनिया के लिए। एक तो क्राइसिस, वेस्ट एशिया क्राइसिस है, बट ऑल्सो क्लाइमेट क्राइसिस। तो सब जगह जो दोनों देश साथ में काम करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, और एंटी टेररिस्ट उसके ऊपर भी हम काम करते हैं, एंटी टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के ऊपर भी। तो और ये जो सब चैलेंजेस हैं विश्व के, सब हर एक देश के साथ हैं। तो मेरा मानना है कि दोनों देश अपने आपस में भी आपसी जो कोलैबोरेशन है बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में और देशों को भी एक दिशा दिखाएंगे और कैसे एक लीडरशिप रोल प्ले कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में और कोलैबोरेशन में और हाई टेक्नोलॉजी में, हर एक सेक्टर में, एआई में, क्योंकि एआई हमें पता है बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और चीज जो है, ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी बात हुई है दोनों देशों के बीच में, और कैसे दोनों इसमें और अपना जो एक्सपर्टीज है शेयर कर सकते हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि थर्ड कंट्रीज में भी इसको बेनिफिट मिले। बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, सीपा के साथ भारत और यूएई ने एक टारगेट रखा $100 बिलियन का, उसको पूरा करते हुए अब 2032 तक का $200 बिलियन का एक टारगेट रखा है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा, क्या आपको लगता है कि कुछ नए समझौतों की संभावना जो जताई जा रही है उस दिशा में होगा, और उसमें भारत का ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा को लेकर कई बड़े समझौते हो सकते हैं यूएई के साथ? जी, मुझे लगता है इस दौरे में हम ऊर्जा पर फोकस देखेंगे, क्योंकि जिस तरह की परेशानी चल रही है और जिस तरह से दोनों देश अपनी साझेदारी को आगे ले जाना चाहते हैं, उसको एक मौका मिला है कि उसको और किस तरह से कॉन्क्रेटाइज किया जाए। चाहे हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें या हम एनर्जी सप्लाईज की बात करें, जो कि यूएई से हमको ज़्यादा मिलने की संभावना दिख रही है इस समय, वो सारे जो इश्यूज हैं, फुजेरा जो यूएई में है, वहाँ से अगर आता है एनर्जी सप्लाईज आती हैं, तो वो एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर सकती हैं। तो वो सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश ज़रूर रहेगी। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री का ये दौरा और इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये एक ऐसे समय में आ रहा है जबकि एनर्जी पर पूरा फोकस दुनिया भर का है, और भारत को ये इंश्योर करना है कि उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो इम्पैक्ट ना हो। भारत 7-8% जो हमारा बना हुआ है पिछले दशक में, वो बनता रहे, और उसके लिए एनर्जी कंटिन्यूटी, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मुझे लगता है यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए भारत और यूएई के जो संबंध है, भारत का जो इन्वेस्टमेंट है, प्रधानमंत्री मोदी का खुद का जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है इस रिलेशनशिप में, वो इतना प्रखर रूप से सामने आता है। लेकिन यूएई के लिए भी भारत उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। और हमने जो बात करी अभी कुछ समय पहले, अभी आप जो बात कर रही थी कि भारत और यूएई सिर्फ भारत और द्विपक्षीय संबंधों को ही आगे ले जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से हमने मुकुल बात कर रहे थे I2U2 की, आईमेक की, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो पूरे रीजन को इनकैप्सुलेट करते हैं, उसमें भारत और यूएई के संबंध बहुत
इम्पोर्टेंट एंकर के तौर पर खड़े नजर आते हैं। हर्षवर्धन जी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आपने एक तरह से ये भी कहा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट है यूएई के साथ, उस लीडरशिप के साथ जिसने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत किया, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रुख सीधे मुकुल का करते हैं। मुकुल, भारत और यूएई के ऊर्जा एक तरह से जो नींव रखी गई है उस पर विस्तार से बताएंगे। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए जब हम ऊर्जा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ऊर्जा क्षेत्र ही है जो कि दोनों देशों को एक नई ऊर्जा जो है प्रदान करता हुआ नजर आता है। कैसे, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल यूएई भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में भी शामिल है और ये अभी से नहीं है, लगातार हमने देखा था। अब इसमें जाकर जो एक बड़ा बदलाव है, जो इजाफा है, वो हम देखते हैं, क्योंकि लगातार जब ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, एलएनजी की भी अगर हम बात करें, हम समझौता हुआ था। और आपको बता दें, जो यूएई है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सबसे बड़ा अगर कोई देश आपका व्यापारिक साझेदार है। वहीं भारत की ऊर्जा सुरक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो यूएई की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हम देखते हैं किस तरीके से लगातार जो यूएई है उसके चलते वहां पर जो हम कह रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर पाते हैं। साथ ही खाड़ी क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर निकटता के चलते जो तेल आपूर्ति है वो आसान और तेज हो जाती है। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और इसमें जो बचत है, देखिए उसकी भी संभावना बताई जाती है, क्योंकि निकटता है, जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की, जो कि भारत का प्रमुख ऊर्जा साझेदार है, और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आज के समय में जब हम ऑयल स्टोरेज की बात करते हैं, उस कैपेसिटी की बात करते हैं, कैसे वो बढ़ रही है, उसमें एक प्रमुख भूमिका अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो है उसने निभाई थी। साथ ही 2018 की अगर बात की जाए तो एडीएनओसी यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी जो है उसने मंगलुरु रणनीतिक तेल भंडार में तेल संग्रह जो है वो शुरू किया था। और तेल संग्रह अगर हम नहीं करते तो अंदाजा आप लगा सकते हैं हालात जो हैं वो शायद बदल सकते थे, लेकिन भारत पहले से ही तो हम कह सकते हैं दूरदर्शी सोच रखकर चलता है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार सहयोग से भारत की ऊर्जा सुरक्षा जो है वो मजबूत हुई है। आज जो मजबूती हम देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोनों साझेदारियों की वजह से हमें नजर आती है, और जिसमें यूएई जो कि एक प्रमुख भूमिका हमें निभाता हुआ नजर आता है, इसका प्रमुख योगदान। साथ ही दोनों देशों के बीच रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल सहयोग जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र के साथ हम कह रहे हैं कि कई और भी क्षेत्र जुड़ चुके हैं, लेकिन रिफाइनिंग की बात की जाए, पेट्रोलियम सहयोग की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सहयोग है ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है, और यही वजह है ये जो व्यापारिक साझेदारी है हमारी कैसे वो बढ़ रही है। वहीं ऊर्जा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अरबों डॉलर के निवेश समझौते जो हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। 2026 में ही अगर हम बात करते हैं तो एलएनजी का जो हमने देखा था किस तरीके से जो अहम समझौता है वो यहाँ पर हुआ था, जिसके चलते ना सिर्फ निवेश बल्कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करना होगा। वहीं भारत यूएई सेपा की अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद ऊर्जा व्यापार को एक नई गति मिली है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जब एग्रीमेंट की हम बात करते हैं तो उसके चलते हमने देखा था कि किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र को एक नई गति मिली थी। और ऐसे में ये गति सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं बल्कि आज इसके जो परिणाम हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। कैसे भारत का जब हम ऊर्जा सुरक्षा की बात करते हैं उस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके साथ साथ और भी तमाम जो प्रावधान हम इस सेपा में रखे गए थे उनका बड़ा लाभ जो है वो दोनों देशों को यहाँ मिलता हुआ नजर आता है। और उसी वजह से अगर हम देखते हैं तो ऊर्जा की बात की जाए या गैर पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं उनकी हम बात करें, तमाम व्यापार में खासतौर से कि जो गति है, जो इजाफा है, जो वृद्धि है वो होती हुई यहाँ पर नजर आती है। तो भारत और यूएई की जब हम बात करते हैं तो ना सिर्फ ऊर्जा सहयोग की एक मजबूत नींव तो यहाँ नजर आती है, लेकिन इसके साथ साथ अब ये देखना होगा जब वैश्विक स्तर पर एक तरह का ऊर्जा संकट हमें नजर आता है तो ऐसे में भारत और यूएई जो हैं कैसे दोनों अहम साझेदार इस संकट से उभरने के लिए एक समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हुए रणनीतिक सहयोग के साथ बतौर साझेदार नजर आते हैं। आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम में। लगातार आप तक पल पल की जो अपडेट है वो हम साझा कर रहे हैं, और कैसे ऋतु अगर देखा जाए भारत और यूएई के जो संबंध हैं वो भी हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन प्रधानमंत्री की जो यात्रा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण और पहला चरण और भी ज़्यादा। जी हाँ, बिल्कुल। आदित्य श्रीवास्तव अबू धाबी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। अब से और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी पहुंच रहे हैं, बेहद अहम। हालांकि 4 घंटे का ही उनका प्रवास है, लेकिन सबकी नजरें हैं। देखिए, 4 घंटे का प्रवास भले ही है,
लेकिन जो बातें और जो इसके मायने हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो दुनिया के लिए कई संदेश भी हैं। व्यापारिक दृष्टि से क्या और ऊर्जा की दृष्टि से क्या, ये तो हमने विस्तार से दर्शकों को बताया, लेकिन यहाँ में कुछ ग्राउंड से अगर कुछ जो चीज़ें मुझे मिली हैं वो मैं अगर आपसे साझा करना चाहूँ तो वो ये कि यहाँ के लोग जो 45 लाख भारतीय जो यूएई में रहते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री का यहाँ आना, ये वाकई वो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और वो कुछ ना कुछ जो है वो भले ही भारत में इस वक्त नहीं है, वो यूएई में है, लेकिन उनको यूएई में रहते हुए मिल जाता है। वो भारत और यूएई के बीच जो पर्सनल डिप्लोमेसी है, जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, वो उसकी भी एक मिसाल की बात करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 15 बार ऐसे मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के हेड ऑफ स्टेट जो है वो आपस में मिले हैं, और ये प्रधानमंत्री की 8वीं यात्रा है। और साथ साथ जो पश्चिम एशिया के संघर्ष, जो पश्चिम एशिया में जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों के बीच में ये जो डिप्लोमेसी है दुनिया को मैसेज भी देती है। भारत और यूएई के बीच में देखा जाए सॉफ्ट पावर की अगर बात करें तो दोनों ही देशों के बीच में एक अबू धाबी में जो BAPS हिंदू मंदिर है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रतीक है भारतीय संस्कृति को लेकर अगर देखा जाए तो। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ रहते हैं उनका आपस में जो कल्चर का आदान प्रदान है वो भी कहीं ना कहीं इस पे एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बॉलीवुड यहाँ पे बड़ा लोकप्रिय है देखा जाए तो। खेलों के लिहाज से देखें तो यूएई और भारत के संबंध शुरू से एक अलग मुकाम पर रहे हैं, और साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा तो है ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यूएई का एक बड़ा रोल जो है वो भारत में होता है। और लिहाजा भारत की जो स्ट्रेटजीज हैं, भारत की जो संतुलित कूटनीति की नीति पे जो भारत आगे बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दुनिया भारत से बहुत कुछ उम्मीदें भी कर रही है, और भारत एक ऐसे रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है कि लोगों को लगता है कि जो जहां पे संवाद नहीं है वहां संवाद स्थापित करने का काम या ब्रिज का काम जो है वो भारत कर सकता है। उस लिहाज से और जो संतुलित कूटनीति का जो एक उदाहरण है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर पेश होगा जब प्रधानमंत्री यहां पर होंगे, और साथ साथ जो भविष्य की संभावनाएं हैं, क्योंकि देखिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो उसको मजबूती मिलेगी, और भविष्य के जो टारगेट दोनों देशों ने रखे हुए हैं उन टारगेट्स तक कैसे पहुंचा जाए इस संघर्ष के दौर के बीच में, ये भी कहीं ना कहीं संवाद जो है वो हो सकता है। और अब तक जो डेवलपमेंट, मतलब जो चीजें भारत और यूएई के बीच में हुई है उसमें क्या डेवलपमेंट आया है वो आज जब टेबल पे दोनों देश के होंगे तो कहीं ना कहीं वो उस पर भी चर्चा होगी। जी बिल्कुल आदित्य, और बाकी जो एक सार्थक चर्चा बल्कि हम इसको मान सकते हैं, और खासतौर से मंजू जी अगर देखा जाए ना सिर्फ वर्तमान समस्याओं का समाधान बल्कि भविष्य की संभावनाएं जो हैं उसके लिए हम मान सकते हैं जो यात्रा है प्रधानमंत्री की काफ़ी अहम है। और जैसा कि आदित्य हम वहाँ से बता रहे थे कि ना सिर्फ सॉफ्ट पावर की भी अगर बात की जाए, डिप्लोमेसी की बात की जाए, हर स्तर पर कहीं ना कहीं भारत की भूमिका जो है वो हम वहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत एक क्योंकि हमारे जैसे कहा पहले भी बहुत बड़ी एक इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पे, और हमारे जो संबंध हैं हर साल आपने जो एक टाइमलाइन दिया था, हर साल कैसे फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रही है दोनों की रिलेशनशिप, और नॉट ओनली बायलैटरल बट हम देखेंगे IMEC में भी, I2U2 में, हर एक चीज में बढ़ता ही चला जा रहा है। और न्यू टेक्नोलॉजीज की जो बात करें उसमें भी हमारी कोलैबोरेशन शुरू हो गई है। तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे दोनों देश कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इस वक्त क्योंकि वैश्विक स्थिति ऐसी है, एनर्जी का सबसे ज्यादा जो मुद्दा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिजर्व्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अब इसके बाद जो ओपेक को भी इन्होंने जो क्विट किया है यूएई ने, एक ये भी एक उनको अलाउ करता है अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और मेरा मानना है कि इससे भी भारत में जो रिजर्व्स हैं उसमें भी एक बिल्कुल मंजू जी आपको रोकना चाहेंगे, और अब सीधी जो तस्वीरें अब लगातार आ रही हैं, अब अभी की अगर बात की जाए प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अबू धाबी में हैं, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही हम देख रहे हैं कि दोनों ही नेता इस समय वैश्विक संकट के इस दौर में बेहद अहम मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अल नह्यान की। इस मुलाकात पे दुनिया की नजरें हैं। हम जानते हैं 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यूएई यात्रा से दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत विश्वास और करीबी संवाद की शुरुआत हुई और इसने लगातार 2015 के बाद से 2026 तक भारत और यूएई के संबंध जो ऊर्जा से शुरू हुए उसने विभिन्न आयामों में नए बड़े बदलाव किए। एक बड़ा टारगेट रखा गया सीपा के समझौते के साथ ही $100 बिलियन का। उस टारगेट को हासिल करते हुए अब भारत और यूएई 2032 तक $200 बिलियन के टारगेट के साथ द्विपक्षीय व्यापार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो बताता है कि आने वाले समय में ऊर्जा सुरक्षा से लेकर तमाम अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने जा रहा है और उस लिहाज से ये बेहद अहम यात्रा है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर पंत, आप इससे जानना चाहेंगे कि इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है कई दृष्टि से, और इसमें क्या आपको लगता है कि इन दोनों देशों के संबंधों में जो नई ताकत आई है उसका एक बड़ा असर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल नह्यान के बीच की एक केमिस्ट्री भी है, जो दोनों नेताओं ने एक पूरी अपनी उस ऊर्जा को, रिश्तों को मजबूत करने में लगाया? जी बिल्कुल, ये रिश्ते यहाँ तक नहीं पहुँच पाते अगर इसमें पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट किया है दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री मोदी ने और वहाँ यूएई के नेतृत्व ने, वो नहीं होता तो तब तक ये जो हम इसका आज इसकी रूपरेखा देखते हैं ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि गल्फ में खासकर खाड़ी के देशों में पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी बहुत काम करती है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को शुरू से समझा और शुरू से उन्होंने ऐसे संबंध अपने बनाने की कोशिश करी लीडर्स के साथ। और मुझे लगता है यूएई के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो जो आप टाइमलाइन दिखा रहे थे पहले, मुकुल दिखा रहे थे, वो इस बात का पूरी तरह से उस बात को रेखांकित करता है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया गया और दोनों ही देशों ने ये एक दूसरे के शीर्ष नेतृत्व को कोट किया, उसको रिस्पेक्ट दी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देना हो या क्राउन प्रिंस की इंडियन विजिट्स हो, या तो मुझे लगता है कि कहीं पर जो पर्सनलाइज्ड एलिमेंट है इस डिप्लोमेसी का, इस डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट का, वो बहुत काम कर गया और उसमें उससे एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है जो मुझे लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में खासकर अगर आप देखें वो ट्रस्ट ही इस रिलेशनशिप को बांध रहा है और आगे जो कठिन डिसीजंस लेने हैं, डिफिकल्ट डिसीजंस लेने हैं, उसकी तरफ हम जा रहे हैं कि हम न सिर्फ एक दूसरे के द्विपक्षीय जो चैलेंजेस हैं उनको पूरा करें, बल्कि कैसे जो एक वैश्विक भू राजनीतिक परिवर्तन आ रहा है और खासकर मिडिल ईस्ट में जो बदलाव आ रहे हैं उसको देखते हुए कैसे दोनों देश और सशक्तता के साथ काम कर सकते हैं। मुझे लगता है उसका एक नमूना इस पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी के तहत हमको मिला है। जी प्रोफेसर हर्षवर्धन, भारत और यूएई के बीच में जो संबंध रहे और उसमें जो नए आयाम जुड़े, उसमें एक बड़ा आयाम ये भी था कि जिस तरह से एसपीआर को लेकर यूएई का एक बड़ा निवेश रहा। क्या आपको लगता है कि 2018 में ये होना नेशनल ऑयल कंपनी का भारत के बेंगलुरु रणनीतिक तेल भंडार में निवेश और धीरे धीरे करते हुए, जैसे हमने देखा आईमेक एक कॉरिडोर को बनाने के लिए कई देशों के साथ सहयोग के साथ आगे बढ़ना, ये शायद उस समय ये सोचा नहीं गया होगा कि इतनी तेजी से इन दोनों ही महत्वपूर्ण पड़ावों की जरूरत भारत और यूएई को भी पड़ जाएगी। क्या आपको लगता है कि 2018 में और 2024 में ये दो बड़े समझौते हुए और उनका एक बड़ा इम्तिहान 2026 में जो इस समय वैश्विक हालात है उसमें होने जा रहा है? जी हाँ, मुझे लगता है, देखिए, जब ये एक अच्छे नेतृत्व की ये पहचान होती है कि वो दूरगामी चैलेंजेस को समझे और उसके लिए पहले से तैयारी शुरू करे। तो मुझे लगता है भारत और यूएई के संबंध जैसे जैसे बढ़े हैं, दोनों ही देशों को ये समझ में आया कि अगर
उनको और ज़्यादा करीबी तौर पर काम करना है, तो जो कोर इश्यूज हैं दोनों देशों के उनको सुलझाना होगा। भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, भारत की जो आर्थिक क्षमता को बढ़ाने में जिस तरह से एनर्जी सिक्योरिटी का सेंट्रल रोल है, उसके बगैर ये नहीं हो सकता था। तो इसीलिए हमने मैंगलोर में जो इन्वेस्टमेंट देखा और कि ये उस समय की बात नहीं थी, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट था। और इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि यूएई ने भारत के ऊपर एक लॉन्ग टर्म बेट किया हुआ है कि भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने में यूएई का जो विजन है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने का, टेक से लेकर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन से लेकर टैलेंट मोबिलिटी तक, वो सारा उसमें आत्मसात होता है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही देशों ने ये इस बात को समझा कि जो निर्णय वो ले रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो उसमें हमने मैंगलोर में इन्वेस्टमेंट देखा और उसके बाद आईएमएफ की जब हम बात कर रहे हैं कि आईएमएफ कितना इंपॉर्टेंट आज नजर आता है कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स नहीं होंगे, ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर्स नहीं होंगे, डाइवर्सिफिकेशन हमारी इकोनॉमीज का नहीं होगा, तो जो परेशानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण दुनिया झेल रही है वो बार बार आएगी। तो मुझे लगता है उस तरफ और हमको गति दिखती नजर आएगी आने वाले समय में, क्योंकि एक तरह से जो निर्णय भारत और यूएई ने पिछले कुछ सालों में लिए हैं वो कितने ज़रूरी हो गए, ये आज के परिप्रेक्ष्य में हमको नजर आता है। जी बिल्कुल, काफ़ी उसको हम देख भी सकते हैं। साथ ही आदित्य, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरों में लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, क्या कुछ आगे के कार्यक्रम रहेंगे और किस तरीके से अगर देखा जाए 3T जो है वो यहाँ नज़र आता है। यानी हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी की बात की जाए या टूरिज्म सेक्टर की हम बात करें, कहीं ना कहीं यूएई के साथ भारत यहाँ पर एक महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर जुड़ता हुआ नजर आता है। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। और इसके बाद बायलैटरल टॉक्स हैं, एक मेज़ पर दोनों देश के अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे और बायलैटरल टॉक्स होंगी और मुद्दे वही हैं जो वर्तमान परिदृश्य जिस में जो संकट की स्थितियाँ जिन चीज़ों को लेकर हैं उस पर कैसे काम किया जाए, आगे उस पर कैसे बढ़ा जाए, एक मुद्दा तो ये है। साथ साथ जो पिछले मुद्दे हुए हैं उन पर संवाद होना है और कुछ एग्रीमेंट्स होने हैं। उन एग्रीमेंट्स में ये उम्मीद है कि देखा जाए तो ऊर्जा सुरक्षा पर महत्वपूर्ण कुछ समझौते हो सकते हैं, साथ साथ रीजनल कोऑपरेशन के मुद्दे पर समझौते हो सकते हैं। और इसके अलावा आने वाले समय में जो संभावनाएं दिख रही हैं उन संभावनाओं पे दोनों देश किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं ये चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा मैं अगर देखिए, एक समय था जब भारत का यूएई के साथ केवल तेल और गैस का ही संबंध हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, लेकिन उसके पिछले 10-12 सालों से अगर देखें तो विस्तार हुआ है। फिनटेक की बात की जाए, स्टार्टअप्स की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, बंदरगाहों की बात की जाए, ये इन सब चीज़ों में रियल एस्टेट की बात की जाए, तो इन सब चीज़ों में विस्तार हुआ है भारत और यूएई के संबंधों के बीच में। और जो टारगेट भारत और यूएई के बीच में व्यापारिक चीज़ों को लेकर था उसमें आधे से ज़्यादा का अब जो निवेश कहें या व्यापारिक गतिविधियाँ कहें उस पैसों के मामले में वो कहीं ना कहीं अब दूसरे क्षेत्रों से भी हो रही हैं। और जो $200 अरब का टारगेट 2032 तक का भारत और यूएई ने रखा है, और सीपा जो CEP है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो उसने भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बिजनेस को आसान किया है। और जो 45 लाख भारतीय यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर यहाँ व्यापार करें तो भारत से भी उनका संबंध कहीं ना कहीं है, तो वो यही बताते हैं कि दोनों देशों के ये जो स्ट्रेटजी रही है, जो कूटनीति रही है, इसने कहीं ना कहीं उनके व्यापार को, व्यवसाय को न केवल यूएई भारत बल्कि उसके बाहर तक पहुंचाने में भी बहुत बड़ी मदद की है। भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत भी अपने कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पर बहुत गंभीरता से काम करता है। और हमारे लिए हम एक बड़े तेल को लेकर यूएई पर से हम तेल लेते हैं, और वो तेल देखा जाए तो यूएई भी हमको लगातार इस बात को भरोसा देता रहा है, इस बात पर गंभीरता से काम करता रहा है कि भारत के पास वो सप्लाई चेन बनी रहे और इवन रिजर्व तक बना रहे। तो उसको और कैसे मेंटेन किया जाए, उसको किस तरीके से आगे भी और बढ़ाया जाए, ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं इस दौर में। और मैंने पहले भी कहा कि संतुलित कूटनीति के तहत भारत जिस तरीके से
अपनी बात रख रहा है। और इस समय मिडिल ईस्ट के देश जो है, खाड़ी के देश जो हैं, वो ये समझ रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे संवाद के लिए एक जो है ब्रिज का काम हो सकता है, और साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ के जो नागरिक हैं, वो नागरिक भी एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो दोनों देशों के बीच में निभाते हुए हम कह सकते हैं कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक तौर पर वो भी यहाँ पर मौजूद है। जी, मंजू जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। मंजू जी, एक ऐसे समय जब भारत और यूएई मौजूदा संकट के दौर में भी और अपने संबंधों को लगातार एक नए आयाम पे ले जा रहा है, ऐसे में भारतीय डायस्पोरा जो कि 42 लाख से ज्यादा का है यूएई में, वो कितनी अहम भूमिका निभाता है? और आज जिस तरह से आदित्य कह रहे थे कि भारतीय डायस्पोरा हमेशा ये सोचता है कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के साथ कुछ लेके आएंगे, तो इस बार कुछ लेके आने में क्या आप उम्मीद करती हैं कि भारतीय डायस्पोरा के लिए भी क्या कुछ समझौतों के तहत कुछ खास हो सकता है? उम्मीद तो बहुत है कि क्या ये, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं बिल्कुल एक स्पेशल डायस्पोरा के ऊपर भी एम्फसाइज करते हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है टू द यूएई, एक फूड एरिया, फूड एंड अदर आइटम्स का, वो भी इम्पैक्ट हो गया इस वक्त वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि सारे रूट्स बंद हो गए। तो और वहाँ से जो एक्सपोर्ट्स टू इंडिया आते हैं वो भी हो गए हैं इम्पैक्ट। मुझे उम्मीद है कि कोई ऑल्टरनेटिव रूट या कोई ऑल्टरनेटिव इसका कोई जरूर डिस्कशन होगा, और ईरान वॉर के ऊपर भी होगा कि कैसे जो इन्होंने वहाँ को हॉर्मुज को ब्लॉक किया हुआ है, दूसरे रास्ते से कैसे लिटिल लॉन्गर रूट, बट कैसे ये जो बायलैटरल हमारा ट्रेड है इसको कायम रखें और इसको एक इम्पेटस मिले, ताकि जो हमारे जो डायस्पोरा है उनकी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हों, और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया वो भी कायम रखें और बढ़े। और साथ में कल्चरल एक कनेक्ट जो है दोनों देशों के बीच में, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक नॉन ट्रेडिशनल मेडिसिन और अदर चीज़ों में भी जो बहुत एक कॉमनैलिटीज़ हैं उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन और हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में, उसको भी एक बढ़ावा मिलेगा कोलैबोरेशन के लिए। और वहाँ के तो मेडिकल टूरिज्म जो है इंडिया के लिए वो भी, और मुझे लगता है उसको भी एक इम्पेटस मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी और उनके जो किंग हैं वो दोनों डिस्कशन जो करेंगे वो एक दोनों की एक पारस्परिक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक समझौता हो। जी बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि इस तरीके से जो समझौता है वो होते हुए यहाँ नजर आएंगे। और इससे पहले आपको बताने, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जब प्रधानमंत्री का जो जहाज़ है वो यूएई एयर स्पेस में पहुंचा था, तो विशेष स्वागत उनका किस तरीके से किया गया यूएई के आसमान में। प्रधानमंत्री के विमान को मेज़बान देश ने के जो लड़ाकू विमान है F-16 जेट, कैसे वो एस्कॉर्ट करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब पहुंचे तो गार्ड ऑफ ऑनर हमने देखा, लेकिन उससे पहले ही जैसे ही जो यूएई का एयर स्पेस था वहाँ पर प्रधानमंत्री का जो जहाज़ है वो पहुंचा था, तो वहाँ हमने देखा कि कैसे F-16 जेट्स जो हैं, लड़ाकू विमान F-16, ये पीएम के जहाज़ को एस्कॉर्ट करता नजर आया आसमान में। जी हाँ, ये एक विशेष स्वागत और सम्मान का संकेत है जो दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान जैसे ही उनका विमान संयुक्त अरब अमीरात के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, वहां की वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमानों ने उन्हें एस्कॉर्ट किया, यानी सुरक्षा प्रदान की। और बिल्कुल, और इस द्विपक्षीय बातचीत में अगर बात की जाए, क्या कुछ जो एक ओपनिंग रिमार्क सामने निकल कर आ रहा है, क्या कुछ कहा जाएगा, वो आइए देखते हैं। Your Highness, my dear brother, इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूँ, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर,
पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय में यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जाए। जिस प्रकार से आपने उसको अपने परिवार के सदस्य पर संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई पहुंचने के बाद अपने ओपनिंग रिमार्क में उन्होंने बहुत साफ ये कहा, उन्होंने आभार व्यक्त किया, आत्मीय स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया, बाकायदा जिक्र किया कि जिस तरह से उनके विमान को यूएई की यात्रा के दौरान जैसे ही विमान संयुक्त अरब अमीरात के हवाई क्षेत्र में पहुंचा तो किस तरह से यूएई की वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमानों ने उन्हें एस्कॉर्ट किया। इस पर उन्होंने बताया कि ये भारत के लोगों का सम्मान है। जिस तरह से उन्होंने इस आत्मीय स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया, उन्होंने ये भी कहा
कहा कि पिछले कुछ समय से फोन पर लगातार बातचीत होती रही है। पिछले 3 महीने से पश्चिम एशिया में जो संकट पैदा हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री फोन पर बातचीत करते रहे। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि आपसे मिलना चाहता था और उन्होंने ये भी कहा कि यूएई पर इस दौरान हुए हमलों की कठोर निंदा करता हूं। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में भी इस बात को दोहराया, जिसे वो लगातार कहते रहे हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही सारे समाधान होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूएई को निशाना बनाया गया है, उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुकुल, बिल्कुल, और सीधे तौर पर एक स्पष्ट संदेश कि भारत यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और स्थिति कुछ भी हो, आगे भी लगातार भारत जो है यूएई के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में भारत जो है अपना सहयोग जो है यूएई को देगा, जिससे दोनों जो देश हैं वो विकास के पथ पर आगे बढ़ सकें। साथ ही उन्होंने सैफ का जिक्र किया कि किस तरीके से लगातार उसका जो फायदा है उसमें हम देख पा रहे हैं कैसे वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यही उन्होंने जिक्र किया कि कठिन समय में हमने देखा किस तरीके से एक धैर्य का परिचय यहाँ पर दिया, लेकिन भारत ने लगातार इस बात को अलग अलग मंचों से कहा है और आज भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि इस तरह के जो हमले हैं वो स्वीकार्य नहीं हैं। और खासतौर से वहाँ पर जब हम भारतीयों की बात करें, जो प्रवासी भारतीय हैं, एक बड़ी तादाद उनकी है, तो उनको लेकर भी अगर देखा जाए कठिन समय में हमने देखा था कि कैसे वहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का जो वायदा था वो दिया था। फिलहाल अहम समझौते जो हैं वो दोनों देशों के बीच हो रहे हैं, ये आदान प्रदान महत्वपूर्ण समझौतों का आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे भारत और यूएई जो है एक परस्पर सहयोग को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। जिनका आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अल नह्यान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते हुए हैं, जिसमें एग्रीमेंट ऑन फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को लेकर भी समझौता ज्ञापन पर आदान प्रदान हुआ है। सप्लाईज ऑफ लिक्विफाइड एलपीजी को लेकर भी दोनों देशों के बीच अहम समझौता हुआ है। ये तमाम समझौते हैं जिन्हें ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के साथ इन समझौतों की संभावना जताई जा रही थी और मौजूदा एक तरह से वैश्विक उथल पुथल और इस वैश्विक उथल पुथल में ऊर्जा को लेकर जो संकट का दौर
तमाम देशों के सामने ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इस तरह का संकट देखा जा सकता है। ऐसे में भारत और यूएई के साथ ये जो कुछ समझौते हुए हैं ये बेहद अहम हो जाते हैं। लिक्विड एलपीजी को लेकर, एलपीजी की सप्लाई को लेकर भारत और यूएई के बीच में जो समझौता हुआ है, साथ ही शिप रिपेयर क्लस्टर जो वादिनार में स्थापित किया जाएगा उसे लेकर भी एक एमओयू हुआ है और करीब $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का, जो कि भारतीय बुनियादी ढांचे के लिए इस इन्वेस्टमेंट की सहमति यूएई की तरफ से हुई है। काफ़ी अहम समझौते आज जो कि दोनों देशों के बीच यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं और लगातार जिस तरीके से यूएई जो है निवेश करता आया है भारत में भी, और उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो सातवां बड़ा निवेशक, लेकिन ऐसे में अगर खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, क्योंकि विकास के लिए ज़रूरी होता है आधार, और वही आधार अब कहीं ना कहीं परस्पर सहयोग से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आज के भी महत्वपूर्ण जो समझौते हैं इनके ज़रिए और भी ज़्यादा विकास को रफ्तार मिलती हुई नजर आ सकेगी। बिल्कुल मुकुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में सीपा का जिक्र भी किया। दोनों देशों के बीच बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा समझौता है और उन्होंने कहा कि यूएई का एक तरह से धन्यवाद, और दोनों देशों के संबंधों में सीपा महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि सीपा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए भी यूएई का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक साझेदारी का भी महत्व बढ़ा है भारत और यूएई के संबंधों में, और जिस तरह से आज ये समझौते हुए हैं ये बताता है कि दोनों ही देशों के बीच ऊर्जा के साथ साथ तमाम अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से सहयोग और निवेश बढ़ रहा है वो दोनों ही देशों की नजदीकी को दिखाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ हर्षवर्धन पंत भी जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन पंत साहब, जो ये अभी नए जो समझौते हुए हैं इस पूरी यात्रा में, इन्हें आप कैसे देखते हैं? और सबसे अहम जो मौजूदा दौर को देखते हुए दिखाई देता है कि एलपीजी की सप्लाई को लेकर जो दोनों देशों के बीच में एक अहम समझौता हुआ। तो कई महत्वपूर्ण समझौते यहाँ देखने को मिले हैं भारत और यूएई के बीच में। और अब से पहले की अगर बात की जाए तो हम देखते थे कि ऊर्जा क्षेत्र में किस तरीके से परस्पर सहयोग जो है वो नज़र आता था, लेकिन ऊर्जा सहयोग से हटकर भी अगर देखा जाए हर एक क्षेत्र में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने यहाँ जब उनका ओपनिंग रिमार्क था उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हर एक क्षेत्र में भारत जो है वो यूएई के साथ है। और उसकी जो बानगी है इन समझौतों के जरिए भी हम देख सकते हैं कैसे न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र बल्कि जो तमाम जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरीके से दोनों देशों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और कैसे परस्पर सहयोग के चलते जो मदद है वो दी जा सकती है। क्योंकि अब जो दोनों देश हैं वो सिर्फ हम व्यापारिक के तौर पर उनको बेहतर साझेदार नहीं देखते, बल्कि वैश्विक रणनीतिक के तौर पर अगर देखा जाए उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पूरे विश्व के सामने जब दो देश अपने एक महत्वपूर्ण साझेदारी को यहाँ पर रख रहे हैं तो ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो कि आज समझौते यहाँ पर हुए हैं। और इन्हीं समझौतों की अगर बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखा जाए अभी तक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो है इसको लेकर हमने देखा था, अब से पहले भी इसको लेकर बातचीत की गई थी कि कैसे जो दोनों देश हैं वो सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए लगातार आगे बातचीत कर सकते हैं। उसी को लेकर जो अहम समझौता है वो आज हमने यहाँ देखा है कि कैसे जो दोनों देश हैं वो उसको लेकर भी आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। या इसके साथ साथ एलपीजी आपूर्ति की अगर बात की जाए, फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण और हम कह सकते हैं कि असल सहयोग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ नज़र आ रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जिस तरह से कहा कि मैं अपने दूसरे घर आया हूँ, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। उन्होंने जिक्र करा कि जिस तरह से वायुसेना के जहाज़ों ने एस्कॉर्ट किया है वो भारत के लोगों का सम्मान है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। राजदूत सी राजशेखर, पूर्व राजनयिक, वरिष्ठ राजनयिक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सी राजशेखर साहब। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति विशेषज्ञ, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सी राजशेखर जी, आप ही के पास सबसे पहले आना चाहेंगे। 4 बड़े समझौते एक तरह से कह सकते हैं,
और मौजूदा समय में जो संकट की घड़ी और या जो पश्चिम एशिया का जो बड़ा संकट है उसको ध्यान में रखते हुए और उससे जिस तरह से यूएई को खास बड़ा निशाना बनाया गया, जो नुकसान हुआ उसका भी जिक्र किया। और उन्होंने बहुत साफ, प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि जिस तरह के हमले हुए वो अस्वीकार्य हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्रपति अल नह्यान की एक तरह से तारीफ भी की कि जिस सूझबूझ तरीके से अभी तक इस पूरे संकट को उन्होंने झेला है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं इस संकट को देखते हुए, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी का विजिट बहुत ही सही वक्त पे हो रहा है। तो आज हम देखें तो हिंदुस्तान का जो चैलेंज, जो प्रॉब्लम नंबर 1 तो ऊर्जा की सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी। तो ऊर्जा सहयोग के लिए जब प्रधानमंत्री जी निकले हैं 5 देश के यात्रा में, पहला कदम ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। चंद घंटों के लिए ही है, मगर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रोडक्टिव विजिट है ये। इसमें जैसा आपने बताया है 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन सब का एक ही है मकसद कि जो हम विकसित भारत की प्रति हम जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें जो उथल पुथल जो हो रहा है, जियो पॉलिटिकल शॉक्स, इनसे हमारे विकसित भारत का जो मकसद है जी, उस मिशन को कैसे बचाना है। इसलिए जो 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं में खास ये है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कैसे हम बढ़ाए। अभी हमारे पास 5 मिलियन बैरल की क्षमता की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अभी हैं, इनको आगे बढ़ा के 6.5 मिलियन मेट्रिक टन की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाने के लिए, और गैस का भी और क्रूड का भी लॉन्ग टर्म सप्लाई का जो समझौता हुई है। इसमें और एक खास बात यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ओपेक से बाहर निकल आई। तो ओपेक से बाहर निकलाने से यूनाइटेड अरब एमिरेट के पास ज़्यादा कैपेसिटी है अभी, और एक 1.5 मिलियन बैरल्स का क्षमता है। तो इसलिए सही कॉम्प्लीमेंटारिटी है, भारत के पास डिमांड है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमें। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएई पहुंचे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति अल नह्यान उन्हें लेने पहुंचे और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर उनको यहां पर दिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं भव्य रूप से उनका स्वागत, और उसके बाद की लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें दोनों देशों के बीच जो अहम समझौते हुए हैं उसमें अगर बात की जाए, यहाँ पर खासतौर से एलपीजी सप्लाई को लेकर एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट जो हुआ है, साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की अगर बात की जाए उसको लेकर एक अहम समझौता दोनों देशों के बीच। और वहीं अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूएई के बीच, वो भी अपने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि खासतौर से अगर आरबीएल बैंक और समन कैपिटल पर जो निवेश किया जाएगा, और यहाँ पर एक जो निवेश होगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की अगर जब हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर ये बड़ा निवेश देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही शिप रिपेयर क्लस्टर जो है वाटिनार में, वहाँ भी उसका बनाया जाएगा, जिसके चलते हम देख सकेंगे कैसे और ज़्यादा जो निवेश है वो होगा। और साथ ही साथ और इन दृश्यों को आप देख रहे हैं कि जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अल नह्यान ने एक दूसरे का अल नह्यान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। ये दोनों ही नेताओं के बीच की केमिस्ट्री है जिसने पिछले 10 साल में दोनों देशों के संबंधों को, अगर हम आर्थिक लिहाज से बात करें और आंकड़ों की बात करें तो $100 बिलियन तक पहुंचाया। 2022 में यह आंकड़ा, ये टारगेट रखा गया था और इस टारगेट को अब आगे बढ़ा के 2032 के लिए $200 बिलियन का रखा गया है। ये दौरा बेहद अहम प्रधानमंत्री का है यूएई का, जिसमें अभी तक 4 ऐसे महत्वपूर्ण समझौते हुए जो आने वाले समय में दोनों देशों की न सिर्फ ऊर्जा जरूरतों
को पूरा करेंगे, बल्कि भारत जब विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है और वैश्विक तनाव को देखता है, तो ऐसे में भी भारत और यूएई के संबंध अब महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देश ने सहमति जताई है एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए, स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, हम जानते हैं कि लगातार यूएई पहला देश रहा जिसने 2018 में भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में निवेश किया है, और उसका एक बड़ा असर मौजूदा संकट में भी भारत को दिखाई दिया है। जिस तरह से भारत इस संकट को इस समय उसको फेस कर रहा है, उसमें ये रिजर्व्स का बेहद अहम रोल रहा है। इसी के साथ एलपीजी की सप्लाई को लेकर एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट दोनों ही देशों के बीच में हुआ है, जिसकी संभावना प्रधानमंत्री की यात्रा से लगातार जताई जा रही थी। और इस यात्रा से पहले ही, अगर इसकी टाइमिंग की भी हम बात करें, प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा, इन 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने भविष्य में आने वाले उस संकट का अंदाजा लगाते हुए भारतवासियों से एक बड़ी अपील की है कि किस तरह से ईंधन की खपत में बचत करने की जरूरत है। और इसी संकट को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भारत में इस तरह की कोई बड़ी मुसीबत ना हो, उसके तमाम नए विकल्प और उसके एक तरह से समाधान के तौर पे भी प्रधानमंत्री की ये यूएई यात्रा रही, जिसमें हमने देखा कि जो 4 समझौते हुए उसमें अहम समझौता ये एलपीजी की सप्लाईज को लेकर भारत और यूएई के बीच में हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण एक तरह से समझौता है इस यात्रा में। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति विशेषज्ञ, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आप समझौतों को भी देख रहे हैं, साथ ही इन दृश्यों को देख रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर और प्रधानमंत्री के वहां पहुंचते जिस गर्मजोशी के साथ राष्ट्रपति अल नहान ने उन्हें गले लगाया, और एक पूरी केमिस्ट्री दोनों नेताओं की बहुत साफ कुछ ही सेकंड्स में दिखाई देती है और उसका एक बड़ा असर दिखता है। देखिए, इस विजिट में सबसे खास बात जो है वो विकास और सुरक्षा दोनों साथ साथ रखे गए हैं। अभी तक तो हम विकास है, इकोनॉमिक रिलेशन है, ट्रेड है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इन्वेस्टमेंट है, डायस्पोरा है, रेमिटेंसेस है, वेलफेयर है, एनर्जी है, ये तमाम सारी चीज़ें एक ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़ा रहे थे, जो काफ़ी बढ़ा। 500 मिलियन ट्रेड था हमारा 1972 में, आज एक 100 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। 2030 में हम 200 बिलियन करेंगे, ये सब चलता है। लेकिन इस विजिट में प्राइम मिनिस्टर ने 2 चीज़ें, एक चीज़ें बहुत ही वाज़ेह तरीके से दिखा दिया है वर्ल्ड को कि हम सुरक्षा को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना हमारा आर्थिक रिलेशन है, और ये दिखा रहा है कि हमारा रिलेशन जो है यूएई से बहुत ही गहरा हो रहा है, जहाँ पर दोनों पार्टनर्स अपनी सुरक्षा और विकास को तरजीह देते हैं। जो एग्रीमेंट साइन हुआ है शिप बिल्डिंग वाला फ्रेमवर्क में, इसमें यह है कि हमारी मैरीटाइम जो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 2024 में वेव नाम की एक जो है सिक्योरिटी, जो वेव नाम की जो मैरीटाइम जो एक्सरसाइजेस किया था, वो पर्टिकुलरली यूएई के था, उसके तहत मिलन है और तमाम तरीके के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये हम ये देख रहे हैं कि कल आने वाले में जब यूएई ओपेक से निकल गया है और उसका ये टारगेट है कि 2027 तक हम 5 मिलियन बैरल जो है ऑयल प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करेंगे, तो इंडिया को वो बहुत ही अच्छा पार्टनर की तरह देख रहा है। और अभी हाल के दिन में जिस तरीके से एनर्जी के ऊपर ब्लॉकेट लगा है, 20% एनर्जी जो है हुर्मुज से पास होती है, उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा खरीदार है। उसको देखते हुए ये विजिट मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ और बोल्ड भी मानता हूँ। दुनिया को ये दिखा दिया कि हम जिससे रिलेशन रखते हैं उससे हम हर तरीके के रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक नई पारी स्टार्ट हुई है, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने यूएई के ऊपर कंडेम किया है अटैक को, वो भी अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड और निर्भीक पॉलिसी चल रही है। और इसका एक सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमने अपने रिलेशन को डीप ब्रेकेट कर दिया। हम कोई जो है मिडिल पावर नहीं है कि इनको भी बैलेंस करें उनको भी बैलेंस करें। हम एक महाशक्ति की तरह जो है अपने रास्ते को बना रहे हैं। हमारे नेशनल इंटरेस्ट को जो अच्छा लगेगा उसको हम प्रेस करेंगे, जो हमको नहीं अच्छा लगेगा हम नहीं प्रेस करेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि ये दुनिया युद्ध का नहीं है, ये डायलॉग और डिप्लोमेसी का ज़माना है, इसमें बैठ के सॉल्व करें। तो यूएई जो है अलग थलग पड़ता हुआ लग रहा था इस रीजन में। सऊदी अरब से रिलेशन खराब है, ओपेक से निकलने के बाद खराब है। ईरान ने जिस तरीके से हज़ारों जो है स्ट्राइक्स किया यूएई के ऊपर, तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का वहाँ जाना और ये सारी चीज़ें कहना, शायद ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है जो यूएई के लोग कभी शायद न भूलें। जी बिल्कुल, अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक, और ये तस्वीरें भी काफ़ी महत्वपूर्ण जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे, किस तरीके से गले मिलते हुए नजर आए दोनों यहाँ नेता। और उसके बाद हमने देखा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और साथ ही अपने आप में ये भी महत्वपूर्ण जब प्रधानमंत्री ने वहाँ
जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। ये बताता हुआ कि किस तरीके का भरोसा दोनों देशों को एक दूसरे पर महसूस होता है और उसी भरोसे, उसी विश्वास को आधार बनाकर आज जो महत्वपूर्ण समझौते हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जिनमें अगर बात की जाए शिप बिल्डिंग की अगर बात करें, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लगातार भारत आने वाले समय के लिए यानी भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत नज़र आता है, काम करता हुआ नज़र आता है। और ना सिर्फ इसका जो जब इसके लाभ की बात करते हैं, जब हम फ़ायदे की बात करते हैं, तो ये जो फ़ायदा है, जो विकास है, वो सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ की जो जनता है, कैसे उनको लेकर और ज़्यादा हम कह सकते हैं उनको फ़ायदा मिलता है। और भारत जहाँ पे हम देख सकते हैं एक बड़ा वर्कफोर्स हमारे पास है और ऐसे में इस तरह के जब कहीं ना कहीं अहम समझौते होते हैं तो उसके ज़रिए भी एक बड़ा लाभ देश के जो नागरिक हैं उनको मिलता हुआ नज़र आता है। फिलहाल इन अहम समझौतों में अगर बात की जाए तो बुनियादी ढांचे में हम देखेंगे किस तरीके से एक बड़ा निवेश जो यूएई है वो करता हुआ यहाँ नज़र आएगा। और ये अपने आप में काफ़ी आप देख सकते हैं एक ऐतिहासिक तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होगी अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर जो प्रधानमंत्री का जहाज़ था उसको कैसे F-16 लड़ाकू विमान जो है वो एस्कॉर्ट करता नजर आया। यानी यूएई का जो हवाई क्षेत्र है, जैसे ही प्रधानमंत्री का जहाज़ उस हवाई क्षेत्र में पहुंचा तो बतौर सम्मान आप देख सकते हैं कैसे वहां पर F-16 जहाज़ जो हैं प्रधानमंत्री के जहाज़ को एस्कॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये जो भरोसा है हर जगह कायम है। आप आकाश की बात करें, ज़मीन की बात करें, या कैसे दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और प्रगाढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और उसके साथ साथ उन संबंधों से भी अलग एक जो संबंध है, जो रिश्ता है, जो विश्वास का, वो साफ झलकता हुआ तस्वीरों में हमने देखा था कैसे गले मिल रहे थे दोनों नेता। और उसके बाद जब वो हवाई क्षेत्र में भी जब प्रधानमंत्री का जहाज़ वहाँ दाखिल होता है तो कैसे F-16 लड़ाकू विमान जो है वो एस्कॉर्ट करता हुआ नजर आता है प्रधानमंत्री के जहाज़ को। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में लगातार F-16 लड़ाकू विमान आप कैसे प्रधानमंत्री के जहाज़ को यहाँ एस्कॉर्ट करता हुआ नजर आया, जो कि अपने आप में काफ़ी सम्मान की बात। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया कि ना सिर्फ जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जो जहाज़ हैं उन्होंने एस्कॉर्ट किया, ये ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हर भारतीय के लिए एक सम्मान की बात है। ये भारत के लोगों का सम्मान है जो कि यहाँ पर देखने को मिला है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने आत्मीय स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि जिस तरह से यूएई के हवाई क्षेत्र में दाखिल होते ही प्रधानमंत्री के विमान को वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया, उन्हें सुरक्षा प्रदान की, ये एक विशेष स्वागत और सम्मान का संकेत है जो दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती को भी दर्शाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ बने हुए विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति में जहाँ हम मानते हैं कि आर्थिक साझेदारी जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण एक तरह से रोल निभाती है, साथ ही साथ पर्सनल केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो पिछले 10 सालों में अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अल नह्यान के बीच के पर्सनल केमिस्ट्री को देखें और दोनों देशों ने जिस तरह से साझेदारी को बड़ा किया है, उसे अगर आप देखें तो एक बड़ा बदलाव दोनों देशों के बीच में दिखाई देता है। और 4 समझौतों के साथ तो आज इन संबंधों को एक नया आयाम दिया गया है, जहां एक तरह से स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए भी एक समझौता हुआ है। उसके फ्रेमवर्क को तय करेंगे अब दोनों देश। हमारे साथ अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 घंटे की ये यात्रा आने वाले 4 दशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। ऋतु, काफ़ी महत्वपूर्ण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कि ये बहुत ही शॉर्ट विजिट लेके मल्टीपल आप टेकअवेज देख सकते हैं जो निकलते हुए हैं। सबसे पहले कि जिस गर्म जोशी तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री की ये यात्रा और लगातार जो समझौते हुए हैं उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ और F-16 लड़ाकू विमान जो है प्रधानमंत्री के जहाज़ को एस्कॉर्ट करता हुआ नजर आया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि आपकी वायुसेना ने यानी यूएई की जो वायुसेना है उसके लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया। ये बड़े सम्मान है, भारत के लिए एक सम्मान की बात है। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अरुण, कितना महत्वपूर्ण खासतौर से 4 इन अगर अहम समझौतों की हम बात करें?
अरुण, सबसे पहले तो हम इन तस्वीरों पे ही देखिए काफी महत्वपूर्ण है। F-16 एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के विमान को। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें मुझे लगता है कि दुनिया के कई बड़े देशों को, दोनों देशों के बढ़ते संबंधों की गहराई भी बता रहे होंगे और दूरी का अंदाजा भी लगा रहे होंगे। अब बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यूएई की एयर स्पेस में जैसे ही एंटर करते हैं, वैसे ही जो F-16 है वो यूएई की तरफ से आ जाता है, पूरी तरह से एस्कॉर्ट करता है। और ऋतु जी, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जो गल्फ कंट्री है उनकी तरफ से इस तरह का एक ये वेलकम जेस्चर देखने को मिला। अगर आपको याद हो कि सऊदी की तरफ से भी इस तरह का जेस्चर हमने पहले भी देखा है। और इतना ही नहीं, हम इस बात को भी जानते हैं कि कैसे जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है वर्ल्ड लीडर्स के साथ में, खास करके जो गल्फ के जो लीडर्स हैं उनके साथ में, अभी आपको याद होगा कि जनवरी के महीने में ही जब यूएई प्रेसिडेंट भारत में थे, उस समय पर सेम कार में भी ट्रैवल करते हैं। वो शॉर्ट विजिट पर भारत में आते हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलकर के जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी देखिए सेम रेसिप्रोकल भी करते हैं और यहाँ पे एक शॉर्ट विजिट के लिए आए हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े टेकअवेज हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट की बात की जाए तो बहुत मैसिव अग्रीमेंट्स हैं जो यहाँ पर इस समय पर साइन हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो निकल करके आ रहा है वो ये है कि फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएई। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी अपने जो MOU जब डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए थे वहाँ पे इस बात का जिक्र किया था कि दोनों देशों के रिश्ते काफी प्रगाढ़ हैं और डिफेंस के क्षेत्र में एक तरह से दोनों आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कि एक तरह से अग्रीमेंट साइन हुआ है वो सप्लाईज फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस को लेकर के हुआ है। इस बात को हम जानते हैं, जब तक हम यूएई की बात करें तो उसकी जो करंट कैपेसिटी है, आप ये समझ के चलिए ऋतु जी कि 4th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है इस समय पर यूएई की अगर हम बात करें तो। और जो भारत की जो रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 11% के आसपास वो यूएई की तरफ से फुलफिल होता है। जब तक LNG की हम बात करते हैं तो टोटल कैपेसिटी है वो भी 4.5 MMTPA है। ये इस बात को दर्शाता है कि अब हम यहाँ से अपनी जो LNG सप्लाईज है वो और भी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे यूएई की तरफ से। थर्ड इंपॉर्टेंट जो बड़ा टेक अवे आप समझ सकते हैं वो शिप रिपेयर फैसिलिटी को लेकर के है, जो कि वाडीनार के अंदर बनाया जाएगा। मैसिवली भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जहाँ तक हम समझ सकते हैं कि शिप रिपेयर फैसिलिटी की बात की जाए तो गुजरात के अंदर भी मैसिव जो शिप रिपेयर फैसिलिटी है उस पर काम चल रहा है। और इस समय पर ये वाडीनार के अंदर जो यूएई है वो मैसिवली इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग $5 बिलियन के आसपास का इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये इस बात को दर्शाता है कि इस समय पर जब जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस चल रहा है, जहाँ पर सप्लाई चेन्स मैसिवली डिस्टर्ब हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे मैसिवली इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके, देश के अंदर अपनी सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा सके। और इस समय पर जो दुनिया भर के अंदर जो सप्लाई चेन को लेकर के जो कंस्ट्रेंट्स देखने को मिल रही है, चाहे वो फिर जो क्रूड सप्लाईज की बात करें या फिर एनर्जी सप्लाईज की बात करें, उस दिशा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। 2 इंपॉर्टेंट टेक अवेज आप इसमें से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा ये जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की जो बात हुई है उसको लेकर के MOU हुआ है। इस बात को हम जानते हैं कि ये यूएई है वो जो भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है उसको उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट करता है। उसमें भी जाहिर तौर पर जो अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी एनर्जी सप्लाईज है उसको यहाँ पर दुरुस्त रखता है। तो इसमें भारत के साथ MOU होने का मतलब है कि जो स्ट्रेटेजिकली हम जो अपने रिजर्व्स हैं उसको लेकर के हम लोग कोलैबोरेट करते हुए दिखाई देंगे। तक भारत और यूएई की बात निकल करके आती है क्योंकि इस समय पर क्योंकि क्राइसिस चल रहा है, कोलैबोरेशन इज द मंत्र जिस पर फोकस किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही शॉर्ट विजिट, लगभग 3 घंटे से भी कम की विजिट आप कह सकते हैं, लेकिन ये बड़े टेकअवेज आप इस समय पर देख रहे हैं जो भारत और यूएई के बीच में हुए हैं। $5 बिलियन का ये मैसिव इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही बड़ी बात निकल करके आती है। जो हमारी जो देश की जो एक्सपोर्ट बॉडी है जिसको हम FIO कहते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसने पहले ही इस बात को वेलकम किया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो 5 नेशन टूर है वो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की दिशा के अंदर और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की दिशा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल। जी अरुण, बिल्कुल हमारे साथ 2 मेहमान भी बने हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमारे साथी ने बताया कि किस तरह से 4 बड़े टेक अवेज इस पूरी प्रधानमंत्री की यात्रा के हैं। 3 घंटे से कम की यात्रा, लेकिन LPG आपूर्ति और रणनीतिक भंडार को मजबूत करने के लिए ऊर्जा समझौते जो हुए बेहद अहम है। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर भी भारत और यूएई के बीच में समझौता हुआ, यानी कि संबंधों को एक नए आयाम पर ले जाते दोनों देश दिखाई दे रहे हैं। जी, ये बहुत ही, मैंने
पहले कहा कि ये विकास प्लस सुरक्षा में जो हम लोगों ने कदम बढ़ाया है, चाहे वो ऊर्जा की सुरक्षा हो, चाहे जो है लॉजिस्टिक की सुरक्षा हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक साझेदारी वाली बात बन रही है, तो ये विजिट मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि शायद ये 5 देशों की जो विजिट हो रही है यूएई की सबसे शॉर्टेस्ट विजिट होगी और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विजिट होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमारे ऊपर जो है एनर्जी का जो है एक कॉस्ट इम्पोज किया गया, ब्लॉकेट से, लड़ाई से, कोई भी कंट्री इस तरीके से सामने नहीं आई कि हमसे कोई एग्रीमेंट करता या कहा। यूएई ही, और कोरोना में भी अगर हम देखते हैं तो यूएई ही एक ऐसी कंट्री थी कि जो कि एलपीजी की सप्लाई किया था, ऑयल की भी सप्लाई किया था, उस वक्त भी एक क्राइसिस आई थी। तो यूएई हमारे लिए हमेशा जो है एज ए नेचुरल पार्टनरशिप की तरह खड़ा है और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और पर्सनल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 2015 में पहली बार कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर 34 साल बाद यूएई विजिट किया था और 2015 के बाद से अब तक जो है ये 8वीं विजिट है। इस 8 विजिट में करीब 12 साल में, 11 साल में जिस तरीके से ये बायलैटरल रिलेशन इंडिया यूएई का परवान चढ़ा है, तो मुझे और नहीं लगता कि और किसी दूसरी कंट्री के बीच में इस तरीके की साझेदारी पैदा हुई होगी दुनिया में। हम शुरू करते हैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप से, फिर कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं, करेंसी के ऊपर बात करते हैं और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करते हैं। 100 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड हो जाता है, 22 बिलियन से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट किए हैं यूएई, और 5 बिलियन फिर वो इन्वेस्ट करेगा और स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगा। डिफेंस में हमारा रिलेशन बढ़ता जा रहा है। अभी जो ये एग्रीमेंट, डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, फ्रेमवर्क, इसमें बहुत ही पोटेंशियल है और हम ये देख रहे हैं कि यूएई हमारी तरफ देख रहा है, इंडिया एज ए बिग पार्टनर इन कंट्रीब्यूटिंग देयर डिफेंस पार्टनरशिप। और इंडिया, यूएई को एक तरीके से बड़े पार्टनर की ज़रूरत है जिसमें इंडिया सामने आया है और यूएई के पास भी बहुत कुछ देने को है। हम जो है एआई में जा रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में अलायंस किया था जो 2023 में यहाँ पर हुआ था, उसमें ये पार्टनरशिप है। और सोलर, ग्लोबल सोलर अलायंस में भी यूएई एक पार्टनर है। तो हर डायरेक्शन में यूएई हमारे साथ कदम से कदम बना के चल रहा है। यूएई देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत पोटेंशियल है। इसमें जो है 45 लाख लोग वहाँ काम करते हैं जो कि 35% है। तो इससे जो है कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा हुआ है, डिपेंड हुआ है। और यूएई और अदर गल्फ कंट्रीज़ में फ़र्क ये है वर्कर्स में कि हमारे वर्कर्स एंटरप्रेन्योर बने हैं, इन्वेस्टर्स बने हैं, जो कि फिर जो है वो पैसा भारत में ला के इन्वेस्ट कर रहे हैं। अदर कंट्रीज में तो वर्कर ही वर्कर रह गए। तो ये एक बहुत ही एक ब्रिजिंग रोल हो रहा है दोनों कंट्रीज में और यूएई शायद इंडिया के साथ हमेशा रहने के लिए तैयार है। और इसी चीज़ को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये हमारा दूसरा घर है। और आज भी जो कल जो है एएनआई पे इंटरव्यू दिया उनके मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में, तो उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है यूएई को नहीं जानता है, दुबई को नहीं जानता है। ये हकीकत बात है। तो ये 11 बिलियन से ज़्यादा जो है रिमिटेंसेस आता है। तो और यूएई जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। तो कहाँ तक ये गिनाया जाए, एक छोटे से रिलेशन में, छोटे से समय में इस तरीके की जो भागीदारी जो है वो सारे का सारा जो है इसकी जो है कंट्रीब्यूशन, इसका श्रेय प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने छोटा सा समय कहा। हालांकि 1970 से संबंध थे, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत और यूएई के संबंधों में जो नए आयाम आए उसका एक बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति नहयान के बीच की उस गर्मजोशी को भी जाता है जो दोनों नेताओं के बीच है। और हमने देखा कि अपने पूरे ओपनिंग रिमार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति नहयान को अपना भाई कहते हुए संबोधित किया है। डॉक्टर जाकिर, 3 घंटे की यात्रा लेकिन कई मोर्चों पर बेहद अहम, 2 देशों के संबंध यानी द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रही, भविष्य की रणनीतियों और विकसित भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो एक बड़े निवेश के साथ बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा साबित होने जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम वैश्विक परिस्थितियों की भी बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जिक्र किया तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि हॉर्मोज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ये ठीक उस एक दिन के बाद हो रहा है जब हम देख रहे थे कि एक दिन पहले
चीन में जो मुलाकात हुई है शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की, उस मुलाकात के बाद और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह की नाकेबंदी है उसको भी ध्यान में रखते हुए इस मुलाकात से यूएई से प्रधानमंत्री ने कुछ बड़े संदेश दिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ 3 घंटे की विजिट दशकों तक याद की जाएगी और इसका इम्पैक्ट दशकों तक दोनों देशों के बीच में होगी। जिस तरीके की पार्टनरशिप हमारी इवॉल्व हो रही है, यूएई जो है एक बड़े कंट्री के साथ आना चाहता है और भारत को भी एक बहुत ही अच्छा लगा है कि हमारा बहुत पुराना रिलेशन है, 5000 साल का रिलेशन है अगर इतिहास देखिए, लेकिन गर्मजोशी इधर आई है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये जो मतलब हुर्मुज का मामला है, ये इससे 20% तेल और वहीं लगभग जो है गैस और 30% फर्टिलाइजर जाती है और हम वहां से 90% करीब एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, 60% तेल इंपोर्ट करते हैं और खाद भी अगर हम इंपोर्ट करते हैं और गैस से हम यहाँ पे खाद बनाते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ पे अटैच थी। तो हमें 2 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, एक अल्टरनेटिव जो है डेस्टिनेशन फॉर रिसोर्सिंग आवर एनर्जी, और इस रीजन में हमें एक बहुत ही क्लोज पार्टनर चाहिए था जो यूएई की शक्ल में हमारा मिला। और यूएई ने अपनी हालात को देखते हुए ओपेक से जो 40 साल से 50 साल से ज़्यादा उसका मेंबर रहने के बाद, उसको छोड़ने के बाद अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन बनाई है। यूएई ने भी समझा कि अब दुनिया बदल रही है, किसी एक कार्टेल में रह के हम नहीं रख सकते हैं, हमें भारत जैसे देश के साथ रहना है जो दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड है और उसकी गैस भी बढ़ती जा रही है, 60% से ज़्यादा हम गैस इंपोर्ट करते हैं। तो ये पूरा जो है एक बहुत ही ट्रांजैक्शनल है और ये ट्रांजैक्शनल रिलेशन बिना सिक्योरिटी के कॉपरेशन के नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हिंद महासागर में डिस्टर्बेंसेस है, हुर्मुज की बराबर नाकेबंदी हो रही है, पायरेसी हो रही है और स्मगलिंग होती है, तो यहाँ पे दोनों की जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी थी। इसके भी तहत जो है हमने अभी जो शिप बिल्डिंग में एग्रीमेंट किया है, डिफेंस पार्टनरशिप किया है, बिल्कुल हमने अपने रिलेशन को ट्रांसपेरेंट किया है, हमने दुनिया से डरना छोड़ दिया है। जो पहले हम रहते थे कि इक्वी बैलेंसिंग करते थे, तुम्हारे साथ भी अच्छा है, उनके भी साथ अच्छा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक डीप ब्रैकेट किया है, अपने हितों को अपने दोस्तों के साथ जो है उनके कठिन समय में खड़े रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जी ये जो कहा है कि ये कंडेम जो किया है यूएई के ऊपर अटैक, ये बहुत ही बड़ी ताकतवर फॉरेन पॉलिसी की नींव रखी गई है। जी बिल्कुल, अपने आप में सीधा स्पष्ट संदेश जो है वो भी हमने यहाँ पर देखा। सी राजशेखर जी, आपसे इस बारे में भी जानना चाहूँगा। भारत अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, अब पूरी दुनिया की अगर बात की जाए, अलग अलग देश हैं पूरी तरीके से भारत पर अपना विश्वास जताते हैं, भरोसा रखते हैं, और शायद अब यही वजह है कि ना सिर्फ भरोसा समाधान बल्कि भारत अपनी बात को प्रमुखता के साथ हर मंच पर रखता हुआ आया है और उसी वजह से लगातार अब यूएई की बात की जाए या इस फहरिस्त में कई ऐसे देश हैं जो कि शामिल हो गए हैं क्योंकि उतनी प्रभावशाली नीतियाँ हमारी रही हैं। जी, तो जैसा हमारा ये भारतीय विदेश नीति में, मेरा आवाज पहुंच रहा है? जी। तो नेबरहुड फर्स्ट से के पर्सपेक्टिव से भी यूएई बहुत ही खास पड़ोसी देश है। जैसे बताया कि यहाँ प्रधानमंत्री जी का 8वीं बार विजिट हो रहा है। इस साल के जनवरी में उनके राष्ट्रपति जी आए थे और फरवरी में उनके क्राउन प्रिंस आए थे हमारे एआई कॉन्फ्रेंस में। तो ये न केवल यूएई से ऑयल खरीदने का रिश्ता है, मगर ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान भी सक्षम और स्टेबल पार्टनर जैसा साबित हो रहा है, जैसा वैश्विक तनाव के बैकग्राउंड में, जो उथल पुथल में। तो इसलिए उनकी तरफ से भी हमारी तरफ से भी एक खास रिश्ता है। और इसमें जब जो फरवरी और मार्च में यूएई से जो हमला हुआ है, उसको भारत एक खास दोस्त के नाते जाके परामर्श करना, तो ये भी सही टाइमिंग है। और यूएई जो ओपेक से बाहर निकला है, तो इससे भारत के ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक अच्छा एक विंडो खुला है। तो प्रधानमंत्री जी का विजिट उसको अवेल करने के लिए बहुत ही ऑपर्च्यून मौका है। और एक बात यह है कि सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का सुरक्षा समझौता हो रहा है,
तो उसके बैकग्राउंड से भी यूएई के साथ हमारा सुरक्षा सुदृढ़ करने का मौका खुलता है। इसलिए जो 4 समझौता हुए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, तो खास तौर से हमारे ऊर्जा सुरक्षा के बारे में और जो सुरक्षा डिफेंस कोऑपरेशन में भी हिंदुस्तान और यूएई और स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए ये विजिट बहुत ही ऐतिहासिक है। काफी महत्वपूर्ण इसको मान सकते हैं सी राजशेखर जी। और खासतौर से डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे थे कि वैश्विक स्तर पर किस तरीके से ऊर्जा संकट नज़र आता है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं जो अहम समझौते हुए हैं, मैं चाहूँगा अगर आप उसको और सरल भाषा में हमारे दर्शकों को भी बताएं कि कैसे अब जो ऊर्जा सुरक्षा है उसकी तरफ भारत और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा इनके बाद। देखिए, हमने चार जो एग्रीमेंट किए हैं, अभी जो बातें निकल के सामने आ रही हैं। नंबर पहला जो है यह एनर्जी सिक्योरिटी पे हमने बात किया है और एक एग्रीमेंट किया है। हमारे पास जो है 5.4 मिलियन मीट्रिक टन जो है ये हमारा रिजर्व रहता है, जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व जिसे कहा जाता है, जो 2018 में यूएई पहला कंट्री था जो यहाँ पे आके इन्वेस्ट किया था जी। और ये सिर्फ 9 दिन के लिए काफी था तो सरकार के पास। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अगर हम जोड़ लेते हैं, जो 19 रिफाइनरीज हैं और तमाम चीजें हैं, तो हमारे पास 74 दिन का ऑयल रिजर्व हो जाता है जी, जो कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए सफिशिएंट नहीं है। और इसमें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा मुद्रा मिलती है, बाहर जो है रिफाइंड प्रोडक्ट के ज्यादा प्राइसेस मिलती है जी। तो जामनगर की रिफाइनरी एशिया में सबसे लार्जेस्ट रिफाइनरी है। वो कुछ पार्ट जो है रिफाइंड प्रोडक्ट से है, पेट्रोलियम है, डीजल है, तमाम जो है चीज़ें निकलती है वहाँ पर, तो यहाँ भी देता है, लेकिन बड़ा भाग जो एक्सपोर्ट करता है, जिससे जो है वो आराम से क्रूड करता है। लेकिन अब हालात ये हो गए कि हुर्मुज जो ब्लॉक कर दिया गया, वहाँ से दुनिया का 20% ऑयल जाता है, उससे ज़्यादा एलएनजी और गैस जाती है और फर्टिलाइज़र आती है। गैस से फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र भी बनती है। तो गैस के बहुत रूप हैं। पावर जो जनरेशन होता है, तो हमारी जिस तरीके से अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, अभी आईएमएफ ने 2.34 के तरीके से जज किया है, दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं, तो ये 8 से 9% हम ले जाएंगे। 2047-45 तक हम एक विकसित भारत बनाएंगे, तो हमें 8% और 9% की ग्रोथ रेट चाहिए। इसके लिए इसी हिसाब से एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। और अभी तक जो है एनर्जी हम 80% ऑयल जो है इंपोर्ट पर डिपेंड है। डेली हमारा जो ऑयल कंजम्पशन है वो 4.5 मिलियन बैरल है, यानी मतलब 40-45 लाख जो है बैरल ऑयल, एक बैरल में 156 लीटर तेल होते हैं। तो इस तरीके से हमारी, और जब हम 1947 तक पहुंचेंगे तो करीब हमारी ऑयल की डिमांड पर डे जो है वो 9 से 10 मिलियन बैरल हो जाती है, 90 से 1 जी 2047 तक। तो ये इसके लिए हमें जो है एनर्जी का इंतजाम करना है। एनर्जी के सप्लायर रशिया भी है, अमेरिका भी सामने आ रहा है, गल्फ कंट्रीज हैं। गल्फ कंट्रीज क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मिडिल ईस्ट में 60 से 65% ऑयल रिजर्व है और 40 से ज़्यादा % जो है गैस वहाँ पर है, और ये नज़दीक होती है और इनसे हम बार्टर रिलेशन कर सकते हैं। इनके यहाँ खाने की चीज़ें नहीं है और सारी चीज़ें नहीं है, तो इनसे हम एनर्जी लेते हैं और खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे भेज देते हैं। अभी जो क्राइसिस चल रही है, ये एनर्जी बिल्कुल वहाँ से आ नहीं रही है जी। तो इसका ये सोल्यूशन निकाला गया कि आपके पास रिजर्व होना चाहिए। 1970 में जो एनर्जी क्राइसिस आई थी, तो दुनिया ने ये कहा कि आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए। तो अभी इस तरीके का कोई रिलेशन हुआ नहीं था, तो हम लोगों ने जो इस तरीके का डिस्टर्बेंसेस हुआ नहीं था कभी कि गल्फ ऑफ होर्मुज को कोई जो है बंद कर दे। तो इस तरह से ये रिलेशन जो अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी, यानी ना सिर्फ वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए, अगर ऐसी स्थिति ना हो, के लिए ही हम कर रहे हैं जी। भविष्य में हमें बहुत ज्यादा, और यूएई के पास दुनिया का 5वां-6वां जो है लार्जेस्ट रिजर्व है, और इससे ये चाहता है कि हम इसको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके अपनी मार्केट को सिक्योर करें। अभी हमें 11% जो है वहां से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और लगभग उतना ही जो है तीसरी या चौथी जो है 40%, 30% हम एलपीजी भी और गैस भी इंपोर्ट करते हैं। तो ये एग्रीमेंट एनर्जी के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखना ये है कि ये आता है
समुंदर के रास्ते, अगर समुंदर में सुरक्षा नहीं हुआ तो हम फिर कैसे लाएंगे? एक एनर्जी सिक्योरिटी होता है, एक सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी। सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी का मतलब है कि हमारे घर पहुंचा देना सुरक्षा रूप से। तो सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी के तहत जो है हमने ये शिप बिल्डिंग का जो एग्रीमेंट किया है, डिफेंस कॉर्पोरेशन का किया है, मैरीटाइम एग्रीमेंट जो किया है, ये बहुत बड़ा कैनवेस है जिसमें दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे को जो है कॉपरेट करेंगी और अपनी एनर्जी को सुरक्षा वहां से निकाल के। और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सी प्राइम मिनिस्टर ने इस पे भी बात किया होगा कि एक जो है ज्वाइंट प्रोडक्शन होना चाहिए इंडिया और यूएई के ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। एक छोटा सा हमने किया भी है, लेकिन और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यूएई इस पे भी तैयार हो रहा है। अब हम आते हैं 5 बिलियन फिर से इन्वेस्टमेंट जो हमारे यहाँ किया गया है। यूएई 22 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट कर चुका है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, हॉस्पिटैलिटी में है, कंस्ट्रक्शन में है, और अभी जो है उसका इंटरेस्ट जो है फूड सिक्योरिटी में है। अब देखिए यूएई सबसे बड़ा जो गल्फ में फूड सिक्योरिटी में उसने इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत से जो है एग्रीकल्चर जो है फार्म लैंड वहाँ पर बनाया है, मध्य प्रदेश में है और तमाम, और उसको जो है वो ऑनलाइन कनेक्ट करना चाहता है हमारे फार्मर्स के, ताकि वो इंटरनेशनल प्राइस उनको मिले। और ये सारी जो है अपना फूड, अपना बीज देगा, अपना जो है फर्टिलाइजर देगा। इससे जो है प्रोडक्टिविटी जो है 3 टाइम्स जो है बढ़ जाएगी। तो फार्मर को भी हमारा जो है डायरेक्टली इंगेज करके उनकी इनकम बढ़ा रहा है और फूड सिक्योरिटी बढ़ रही है। दोनों कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। शिप बिल्डिंग का तो आप देख ही रहे हैं, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के लिए बेइंतहा जरूरी है। वो चाहते हैं और एक बिल्कुल डॉक्टर जाकिर हुसैन, बड़े विस्तार से आपने बताया कि किस तरह से जो बड़े टेक अवेज प्रधानमंत्री की इस 3 से 4 घंटे की यूएई यात्रा में सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कुछ समझौते नहीं हुए, बल्कि आने वाले समय में भारत के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भी कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। मौजूदा वेस्ट एशिया के हालात को ध्यान में रखते हुए जो भविष्य में संकट हो सकते हैं उसकी भी रास्ते और उसके भी समाधान ढूंढे गए इस पूरी यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका भी, और राजदूत जी राजशेखर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पे। और आइए एक बार आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा किस लिए बहुत ज्यादा अहम हो गई है। जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच में बेहद महत्वपूर्ण समझौते हुए, वहीं इन समझौतों के साथ ही सिर्फ दोनों देशों के मौजूदा रिश्ते नहीं, बल्कि आने वाले समय में भविष्य में भी भारत और यूएई के बीच किस तरह से अहम क्षेत्रों में निवेश होगा, इसको भी तय किया गया। इस यात्रा में एलपीजी गैस सप्लाई पर एक बेहद अहम समझौता हुआ है। इसी के साथ जो समझौते हुए हैं उसमें पेट्रोलियम भंडार पर समझौता हुआ है। ये एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं जिसे लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है भारत और यूएई के बीच में। वाडिनार में जहाज मरम्मत क्लस्टर पर भी समझौता हुआ है। शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में, एमएसएमई के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के क्षेत्र में बेहद अहम रणनीतिक रक्षा साझेदारी पे भी समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और यूएई के बीच दोनों देशों के संबंधों को अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में भी स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने पे सहमति हुई। भारतीय बुनियादी ढांचे में $5 अरब के निवेश पर भी दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। ये बेहद अहम समझौता है। भारत यूएई संबंध बेहद गहरे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा, उन्होंने कहा कि गहरी मित्रता और स्वागत के लिए दिल से आभार व्यक्त किया यूएई का। प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा में, अपने संबोधन में, मैं अपने दूसरे घर ही आया हूं, ये भी कहा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर ये बात कही अपनी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं दूसरे घर आया हूं। रणनीतिक साझेदारी बढ़ने से दोनों देशों के संबंध और भी गहरे हुए हैं और भी मजबूत हुए हैं, ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत यूएई के साथ हमेशा तत्परता के साथ खड़ा हुआ है। कोई भी स्थिति हो, कैसा भी कठिन समय हो, भारत यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और दोनों देश भविष्य में हर क्षेत्र में मिलकर यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम यूएई दौरा, कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और साथ ही साथ पश्चिम एशिया के इस संकट के दौर में प्रधानमंत्री की यूएई की यात्रा ने कई बड़े संदेश और संकेत भी दिए हैं। तो इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। मुझे और मुकुल की दीजिए अनुमति। नमस्कार।